आप तो हमको ट्रेड में भी लपेट रहे थे और रक्षा पे भी खर्च करना नहीं पड़ता, तो आपसे बढ़िया तो रूस हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंडियन एंटरप्राइज इज इन अमेरिका सेल्फ इंटरेस्ट। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल क्षमता आ गई तो चीन को हम डेटर करेंगे। लड़ना नहीं है, डेटर करना है। नाउ दैट यू आर इन बिग पावर कॉम्पिटिशन, अब अगर आप महाशक्तियों के दायरे में आ रहे हैं, यू हैव टू स्टेप अप योर गेम इन नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो आपका खेल है वो अब वो पुराना नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी सोफिस्टिकेटेड, इट हैज़ टू बी फॉरवर्ड लुकिंग, दूरदर्शी। तो ये सब चीज़ें हमको लानी पड़ेंगी एंड परहैप्स ट्रम्प इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अर्दोगान साहब आए पाकिस्तान, उन्होंने एक डील साइन की है ड्रोन्स पे। आप ना भूलें, टर्की इज़ अ ड्रोन सुपर पावर। उनको जो सारी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है शायद मिले। तो हमारा क्या हाल होगा कि जो एयर बैलेंस है, चीन से तो मुश्किलात हैं ही, पाकिस्तान से भी मुश्किलात हो जाएगा, हमारे पास फिफ्थ जनरेशन ना है। चाइना से या फिर हम बात करें 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की, तो हम अभी 5वीं पे नहीं पहुंच चुके हैं। दुनिया या फिर आप कह लें कि चीन जो है, अमेरिका हो गया या फिर यूरोप भी लगा हुआ है। तो भारत कहाँ पीछे रह गया, क्यों पीछे रह गया, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। कम से कम 200 ड्रोन कंपनीज हैं डिफेंस में, बट विडंबना ये है कि वो जो ड्रोन कंपनीज हैं उसमें 12 कंपोनेंट हैं, 11 कंपोनेंट हम बाहर से ले रहे हैं और 11 में 9 चीन से ले रहे हैं। तो स्टेल्थ, वो 3 इंजन्स हैं उसमें J-36 में। उसमें जो है उसकी कॉम्बैट रेडियस जो है 3000 किलोमीटर्स, मतलब भारत में कहीं पर भी, साउथ ईस्ट एशिया, गुआम, रिफ्यूलिंग के साथ अलास्का। और J-36 के आगे या उसके साथ उन्होंने लॉन्च किया है कोलैबोरेटिव एयर सिस्टम, जो कि मिलियन ड्रोन स्वॉर्म्स। सो ड्रोन्स अनमैन्ड और मैन्ड में कोलैबोरेशन, तो दिस टुक वॉर फाइटिंग टू अ न्यू हाई। अब अमेरिका भी ये 6th जनरेशन बन रहा था, लेकिन बाइडेन साहब ने उस पर रोक लगा दी थी। ट्रम्प साहब ने आके उसको तुरंत लॉन्च किया, क्योंकि वो जानते हैं वो पीछे चल रहे हैं प्रतिस्पर्धा में चीन के। और F-47 क्यों? ट्रम्प इज़ द 47th प्रेसिडेंट, तो ये ट्रम्प साहब के नाम पे लॉन्च किया जा रहा है। बट खेल है 6th जनरेशन का। तो बात ये नहीं है, बात ये है दैट भाई यू हैव टू बी अहेड। इंडिया शुड बी टॉकिंग ऑफ 6th जनरेशन और नॉट कि भाई तेजस के इंजन ही नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ट्रम्प की अलग अलग नीतियों के बारे में, जो कहीं ना कहीं यूरोप, भारत और चीन को हार्मफुल कर रहा है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम सीधे चलेंगे अपने खास मेहमान के पास। खास मेहमान है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर। सर, स्वागत है आपका भारत तक पर। बहुत शुक्रिया आपका आयुष कि आपने याद किया, हमको आमंत्रित किया। आपको और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि ट्रम्प की जो दोबारा वापसी हुई है, क्या ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, जो ट्रम्प का आगमन है, इसने तहलका सा मचा के रखा है जो पूरी भू राजनीति है और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। तो जब से ट्रम्प साहब आए हैं, अभी 60 दिन होने को हुए हैं, तो मैंने कुछ इनका अध्ययन किया, खासकर इनका जो मागा कैंप है, जिसे कहते हैं ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके जो कैंप के जो चिंतक हैं, वहाँ क्या मंथन हो रही है, उसका मैंने कोशिश की कि मैं उसका थोड़ा सा अध्ययन करूं। और मैं ये अब मानता हूं दैट ट्रम्प इज़ नॉट एन आउटलैंडिश मैवरिक। जो कहते हैं ना कि एक मैवरिक है साहब, पागल सा इंसान है, जो भी मन में आता है बोल देता है। शायद ये सत्य ना हो। अगर आप उनके जो मागा कैंप के फॉलोअर्स हैं, जैसे स्टीव बैनन एक हैं, आपके दर्शक उनको गूगल करें, वो बहुत ही बड़े और गहरे चिंतक हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी हर बात से सहमत हों, बट अगर आप उनको देखें, आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि बुद्धिमत्ता की उनमें कमी नहीं। और उनके साथ बहुत और हैं, एल्ब्रिज कोलबी जो उनके अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनने वाले हैं, मार्को रूबियो, विवेक रामास्वामी, इन सब ने मिलके मेरे समझ में 5-10 साल का अध्ययन किया है। ये जो मागा फिलॉसफी है इसके पीछे, इसके आर्थिक परिणाम होंगे, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा के परिणाम होंगे। आप देखें, एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है,
उसके आप वेबसाइट पे जाएं, बड़ी चीज़ों पे, ट्रेड, टैरिफ्स, राष्ट्रीय सुरक्षा पे बड़ी गहरी बातचीत हुई है। एक प्रोजेक्ट 2025 करके एक हडसन इंस्टीट्यूट ने की थी एक स्टडी, जिसमें आपको और इसके जो तत्व मिलेंगे। उनकी एक वेबसाइट है वॉर रूम, स्टीव बैनन, उनको आप देखें। अब उससे जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ट्रम्प साहब आए, उन्होंने कहा लेट्स क्लेंस गाज़ा, तो सब सोचेंगे यार क्या बेवकूफ़ आदमी है, वहाँ जो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, हाउ कैन यू क्लेंस देम। बट बात ये नहीं है, ये जो ट्रम्प साहब ने कहा था, उनके दामाद हैं जेरेड कुशनर, उन्होंने कायरो यूनिवर्सिटी में 1 साल पहले इस पे डिटेल पेपर लिखा है। उसमें ये लिखा गया है, उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं कि इजिप्ट को क्या मिलेगा, जॉर्डन को क्या मिलेगा, सऊदी अरेबिया कैसे बिजनेस लाएगा, बड़ी डिटेलिंग है कैसे इनको रीसेटल किया जाएगा। और ये जो हमारी मीडिया है ना, एक बार में बोलती है क्या है साहब, रिवेरा ले आएंगे आप, ट्रम्प टावर्स ले आएंगे, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। ट्रम्प टावर्स की बात नहीं है। उनका ये कहना है कि साहब हर 5 साल हमास हमला करता है, फिर आप वापस ही हमला करते हैं, फिर उसी गाज़ा में जाते हैं और वही चीज़ दोहराते हैं। तो वाई कैन यू नॉट लिंक गाज़ा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, विद द मॉडर्नाइजिंग स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स। मॉडर्नाइजिंग डिस्कोर्स क्या है कि साहब ये लड़ना झगड़ना बंद करो, इतनी इकोनॉमी में चीज़ें हो रही हैं, AI टेक्नोलॉजी, और UAE में ये हो रहा है, सऊदी अरेबिया में हो रहा है, तो गाज़ा को उससे क्यों नहीं जोड़ सकते हो। अब ये बिल्कुल आकांक्षी एक सपना है, आसान नहीं है, बट उसको ये कहना कि ये बेवकूफ़ी है, ये सही नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहला मैं ये कहता हूँ कि भाई ट्रम्प आपसे वही करने को कह रहे हैं जो आपने खुद करना चाहिए था। इसका मैं विश्लेषण करूँगा। सो आई एम सेइंग दैट ट्रम्प, द वर्ल्ड वाज वेटिंग टू बी शॉक्ड बाय ट्रम्प, और जब ट्रम्प साहब ने आपको शॉक किया तो आप वही कह रहे हैं कि वो जो वो कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए इन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया है जो अमेरिका की जो शक्ति है, खासकर जो सैन्य शक्ति और जो उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, कमिटमेंट्स, पावर और कमिटमेंट्स। तो इन्होंने इस अध्ययन में पाया कि साहब अब अमेरिका की जो सैन्य शक्ति जो पहले थी वो नहीं रही है। अगर वो शक्ति में गिरावट आई है तो जो आपकी प्रतिबद्धताएं हैं उनका भी दोबारा या एक नए सिरे से उनका आकलन किया जाए ताकि दोनों में समन्वय आए। अब देखिए वो क्या कहते हैं, आप जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट हैं अमेरिका पे, उस पे आप 950 बिलियन डॉलर्स, 80 देशों में 800 बेसेस हैं आपके, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और हर जगह हार रहे हैं आप। ओपेरा ऑफ फेलिंग डेटरेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप अफगानिस्तान में हारे, यूक्रेन में आपका बुरा हाल, मिडल ईस्ट में हूथी आप पे मिसाइल दाग रहा है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द अमेरिकन पावर। आप देखें जो उन्होंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का आकलन किया है, आज अगर ताइवान में युद्ध होता है, अमेरिका के पास 7 दिन के मिसाइल्स म्यूनिशन नहीं है, 7 दिन। यू आर टॉकिंग ऑफ माइटी अमेरिका। और चीन जो है 10,000 क्रूज मिसाइल्स प्रति हफ्ता, हर हफ्ते। बहुत बड़ा। देखिए 1 साल पहले आपके दर्शकों को याद होगा, एक छोटा सा शहर है यूक्रेन में, अद्विका ने सरेंडर किया, अपने जो उन्होंने हथियार फेंक दिए। हथियार फेंकने से पहले, और मैं अभी कोट कर रहा हूँ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो CIA के डायरेक्टर थे, निर्देशक विलियम बर्न्स को, बर्न्स साहब का ये कहना था कि हमने, यूक्रेनियन जो थे लड़ने को तैयार थे, मतलब उनमें हौसला था। सरेंडर इसलिए किया कि जब हमने वहाँ की 2 ब्रिगेड्स की ऑपरेशनल ऑडिट करवाई तो पता लगा साहब एक ब्रिगेड के पास 15 आर्टिलरी राउंड थे, दूसरे के पास 40 मोटर राउंड्स थे। और जब उन्होंने अपने जो काउंटर पार्ट हैं लॉयड ऑस्टिन, जो कि हमारे रक्षा मंत्री के समान हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरी, उनसे पूछा, उन्होंने कहा साहब हमारे पास है ही नहीं एमनिशन, 2026 के अंत से पहले हम आपको एमनिशन दे ही नहीं पाएंगे। अमेरिका का ये हाल है, सुपर पावर। तो वो कह रहे हैं साहब लेट्स, जब आपके जो शक्ति है और जो आपकी प्रतिबद्धताएं हैं उसमें इतना गहरा फासला है, सो लेट्स पुल बैक। बिल्कुल लॉजिकल मेरे को लगता है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि साहब यूरोप, अब देखिए वो, अच्छा एक उससे पहले का देखिए डेट सर्विसिंग, अमेरिका का डेट जो है 26 ट्रिलियन डॉलर्स, हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 26 ट्रिलियन डॉलर का डेट। उसकी जो डेट सर्विसिंग है उस पर जो ब्याज है, हर सालाना ब्याज $1 ट्रिलियन।
उनके एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनके नहीं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, एडम फर्ग्यूसन, उनका एक फर्ग्यूसन लॉ है। वो कहते हैं जब भी कोई महाशक्ति, बिग पावर, उसका जो डेट सर्विसिंग है उसके रक्षा खर्च से अधिक हो जाए तो वो उसका पतन वहीं से शुरू होता है। तो ये लोग समझ रहे हैं इन बातों को। अगर आज आपकी डेट सर्विसिंग $1 ट्रिलियन है, आपका डिफेंस बजट $950 बिलियन है, तो मतलब ये आपका की पतन का शुरुआत है, तो इससे पहले खुद ही सुधर जाइए। सो आई एम सेइंग देयर इज डीप थॉट बिहाइंड ऑल दिस, ये पतन के आगमन से बचाने के लिए। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, फिर यूरोप पे आएंगे। देखिए ताइवान 1950, माओ साहब इज वेटिंग टू गो अक्रॉस एंड कैप्चर ताइवान। क्या है 100 मील, कहते हैं 2 दिन में हो जाएगा। और जब वो घोषणा करते हैं इस बात की, अमेरिका जो है 7th फ्लीट भेज देता है। माओ उस टाइम तो चाइना कुछ था ही नहीं, चीन कुछ था ही नहीं, उनको वापस जाना पड़ता है। 1958 में दोबारा कोशिश होती है। इस टाइम अमेरिका परमाणु हथियार से थ्रेटन करता है, चीन वापस जाता है, फिर अपना टेस्टिंग वगैरह करता है 64 में। 1995 बिल क्लिंटन का दौर है, एक और कोशिश होती है, बिल क्लिंटन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजते हैं। अब चीन कहता है बहुत हो गया, और वो A2AD में निवेश करता है, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल। आज उनके पास विश्व की सबसे सोफिस्टिकेटेड रॉकेट फोर्स है, विच कंबाइंस सेंसर्स एंड शूटर्स इन 7 डोमेन्स। 7 डोमेन्स। तो हम इससे पहले हम बात कर रहे थे ना बिस्मार्क की, तो बिस्मार्क साहब ने कहा था that a conquering army on the borders will not be stopped by eloquence। सिर्फ शब्दों से सेनाएं नहीं रुकती हैं। माओ 1950 में शब्दों से रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको पता लगा कि सेनाएं नहीं रुकती हैं। उन्होंने क्या किया, A2AD, एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की स्थापना की आयुष, जिसका अलग सर्विस, जिसका काम था सिर्फ AI को PLA में उसका आगमन करना या AI को लाना। अब आप देखिए क्या उसके परिणाम हुए, उसके भू राजनीतिक परिणाम क्या हुए। जो आईपेकॉम के कमांडर हैं अमेरिकन, एडमिरल पपारो, आज उनका कहना है कि साहब ये चीन पे देखिए, दे आर नॉट मियर एक्सरसाइजेज, दे आर रिहर्सल्स फॉर अटैक। चीन ने वहाँ पे उनकी जो केबल्स हैं ना वो काटना शुरू कर दी हैं, इंफॉर्मेशन क्वारंटीन। अमेरिका की ये क्षमता ही नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दे फर्स्ट या सेकंड आइलैंड चेन में। अब पपारो साहब क्या कह रहे हैं, हेल्थस्केप मतलब ऑटोनोमस सिस्टम्स। एक समय आप देखिए जब माओ कोशिश कर रहे थे जाने की, आप एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु हथियार, अब आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की। तो इफ़ यू इन्वेस्ट इन द मिलिट्री, देखिए भू राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं। अभी व्हाट इज हैपनिंग, अमेरिकाज एबिलिटी टू प्रोजेक्ट पावर, जिसे कहते हैं शक्ति प्रक्षेपण, इज बीइंग थ्रेटन्ड इन द इंडो पैसिफिक। कर ही नहीं सकते हैं सर, मतलब शक्ति संतुलन पलट गया है। बिल्कुल पलटा है, कम से कम इंडो पैसिफिक में तो पलटा है। आप देखिए जो पिछले साल जो बाइडेन साहब की मुलाकात हुई थी जी के साथ कैलिफोर्निया में, जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, देखिए अभी वो पुराना चीन नहीं है, प्लीज़ रिट्रीट टू योर कॉर्नर ऑफ द पैसिफिक। ये जो सिग्नलिंग है ये गई है। अच्छा, अब उन्होंने, तो ये एक बात हुई, अब वो आए यूरोप के साथ। जो यूरोप के साथ जो कहानी है उनकी, भाई वो यूरोप से ये कहते हैं, देखिए यूरोप जो था वो बिल्कुल ही ऐशो आराम की मुद्रा में था। वो ऐशो आराम की मुद्रा क्या थी वो आज भी सर ऐसा लगता है कि यूरोप बस आराम कर रहा है। अब वो ऐशो आराम की मुद्रा क्या है कि यूरोप ने कहा, देखिए हम जो ऊर्जा है रूस से लेंगे, हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन को एक्सपोर्ट करेंगे, और जो सुरक्षा कवच है वो अमेरिका से आएगा। वाह, $21 ट्रिलियन की इकॉनमी, दुनिया का सबसे अमीर तबका रक्षा खर्च करने को तैयार नहीं था। मैं ब्रिगेडियर था जब MO डायरेक्टरेट में, तो यूरोपियों से कहा गया, साहब इराक अफ़गानिस्तान में जवान भेजिए। उन्होंने कहा, देखिए हम रात को पेट्रोल नहीं करते हैं। तो आर्मी क्या सिर्फ दिन को पेट्रोल करती है? बदमाशी नहीं, कंटेम्पचुअसनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। उनका ये कहना था, साहब देखिए जो गरीब देश है ना एशिया वगैरह के, ये लड़ते हैं, हम तो बस तरक्की करते हैं। इट वॉज कंटेम्प्ट। उनसे कहा गया, साहब ट्रुप्स दे दो, उन्होंने कहा कुत्ते ले लीजिए, डॉग्स। निक्सन से लेके ओबामा तक हर राष्ट्रपति इनके हाथ जोड़ रहा था कि साहब रक्षा खर्च बढ़ाइए, आप पे खर्च नहीं कर सकते, नहीं माने। ट्रम्प साहब ने भेजा हेक्सित को, वैंस को म्यूनिक में। अब क्या हो रहा है, अब
स्टामर साहब कह रहे हैं हम 10,000 ट्रुप भेजेंगे, मैक्रोन कह रहा है हम न्यूक्लियर डेटरेंट देंगे, जो जर्मनी के चांसलर टू बी मर्स जर्मन रीआर्मामेंट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कराए हैं ताकि जो डेट है ना उसको लेके रीआर्म करें। वॉन्डरलाइन जो राष्ट्रपति हैं यूरोपियन यूनियन की, 850 बिलियन यूरोज फॉर रीआर्मिंग यूरोप। भाई ये विवेक पहले क्यों नहीं आया? अभी मतलब तो मैंने कहा ना, अभी तो मैंने कहा ना कि द वर्ल्ड वाज वेटिंग फॉर ट्रम्प टू शॉक यू। तो अब मेरे को आप इसमें बताइए ट्रम्प की इसमें गलती क्या है? वो कह रहे हैं साहब आप करिए। अच्छा, तीसरे, भाई सबकी अपनी सामरिक सोच है। कि सिंगर ने अमेरिकियों को बोला था देखो एक गलती ना करना, रूस और चीन को इकट्ठा नहीं होने देना। ये जो इनके विदेश नीति के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने यही गलती की, रूस और चीन इकट्ठा हो गए। तो अब ट्रम्प कह रहे हैं कि देखो हम पुतिन से बात करेंगे, उनसे समझौते करेंगे और रूस को चीन से अलग करेंगे। यही कर रहे हैं वो। और कह रहे हैं कि भाई हमारी चॉइस क्या थी, जब हम आपके दोस्त थे यूरोप, आप तो हमको ट्रेड में भी लपेट रहे थे और रक्षा पे भी खर्च करना नहीं पड़ता, तो आपसे बढ़िया तो रूस हैं। अब आप उनके दृष्टिकोण से देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सही है। ये हो गया यूरोप। इंडो पैसिफिक में एल्ब्रिज कोलबी की आप हियरिंग देखिए, वो ही इज़ लाइकली टू बी दी अंडर सेक्रेटरी फॉर डिफेंस। तो उनकी जो सेनेट कन्फर्मेशन हियरिंग थी उसमें कोलबी साहब ने कहा है देखिए हमारी जो नीति है ना ताइवान के प्रति, इट इज स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। मतलब क्या है, आप रक्षा खर्च बढ़ाइए 10%, 2-3 नहीं, अगर आप 10% बढ़ाएंगे तब शायद हम आपकी मदद करें, नहीं तो हम आपके लिए क्यों लड़ें? सही बात है। अगर आप खुद नहीं खर्च करना। तो उन्होंने वो जो डिफेंस लाइन है वो ताइवान के पीछे ले गए हैं, जापान साउथ कोरिया की तरफ। और जापान साउथ कोरिया को कह रहे हैं कि बिल्कुल आप, हम TT एलाइज हैं, हम साथ में लड़ेंगे, बट प्राइवेटली इन्होंने बताया दोनों को कि आप भी अपना खर्च बढ़ाइए। तो अमेरिकी दृष्टिकोण से वो क्या कह रहे हैं साहब, देखिए हमारी जो फ़ौज है कमज़ोर हो गई है, उसको हम पीछे हटा रहे हैं, वापस अटलांटिक में उसको मजबूत करेंगे, जो अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल सैन्य औद्योगिक जो प्रणाली है उसमें मजबूती लाएंगे। जब मजबूती आएगी तब हम दोबारा चीन का सामना करेंगे। बट उनका जो मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? चीन। बट वो कह रहे हैं इस मुद्रा में चीन से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हर जगह अपने कॉन्फ्लिक्ट्स वाइंड डाउन कीजिए, यूरोप में वाइंड डाउन कीजिए, मिडल ईस्ट में वाइंड डाउन कीजिए, ताकि हम पूरी तवज्जो जो है इंडो पैसिफिक। तो इस नीति में तो बड़ा विवेक है यार, कम से कम आप उनके दृष्टिकोण से देखें तो मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा। देखिए वो ईरान के साथ भी जो चिट्ठी लिखी है ट्रम्प साहब ने, कमज़ोर कौन है? कमज़ोर तो ईरान है। ईरान को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, ट्रम्प ने लिखी है। ट्रम्प ने क्या कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब बस आप परमाणु जो हथियार है ना बनाएं और हम आपके सैंक्शंस उठा देंगे। आप जो है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व के साथ उसके फिर से मिल जाए। तो जब ट्रम्प कहते हैं दैट वी मस्ट एंड ऑल वॉर्स, वो इस मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि लोग उनको गंभीरता से लेते नहीं हैं, बट उनके पीछे ये जो सोच है कम से कम मुझे तो बुरी नहीं लगती है। और ईरान से वो ये भी कह रहे, देखिए ईरान वो क्यों इतना ईरान पे इतनी इनकी नज़र क्यों है? आप देखिए नॉर्थ कोरिया के पास, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं, दे हैव आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस। उनका जो प्रभाव है वो कहीं ज़्यादा है न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से। ये नहीं चाहते कि भाई मिडिल ईस्ट में ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने GCC में, नहीं तो फिर वो नॉर्थ कोरिया जैसे व्यवहार करेगा। तो जब मैं इसको बड़े इत्मीनान से मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे को जो ट्रम्प 2.0 है उसमें ही इज़ ट्रांजैक्शनल, ही इज़ रियलिस्ट। वो मुंह पे बात करते हैं, रियलिस्ट बात, वो मतलब लॉफ्टी बातें नहीं करते हैं इधर उधर वैल्यूज़ की। उनके एक एडवाइज़र हैं मैट पॉटिंजर, जो उनके पहले दौर में उनके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। वो कहते हैं कि हर बार जब मैं ट्रम्प साहब को ब्रीफ करता था किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट से मुलाकात से पहले, तो है ना 10-12 फोल्डर, ब्रीफिंग मैप्स, और वो कहते हैं ट्रम्प साहब के पास कोई पेशेंस नहीं था, पर उनको इस तरफ करते थे, कहते थे मेरे को 3 चीज़ें बताओ। और ये देखिए आप, व्हाट इज़ आवर ट्रेड बैलेंस, टैरिफ्स, वो रक्षा पे कितना खर्च करता है, हमारा उल्लू तो नहीं बना रहा है, और तीसरा उसके कार्ड्स क्या हैं, मेरे कार्ड्स क्या हैं। अब ये है ट्रम्प का स्वभाव, या तो उससे को समझ लो और समझदारी से उससे निपटो, या उनसे झगड़ा करते रहो। पहले तो सिर्फ स्वभाव था, दिस वॉज ट्रम्पियनिज्म। अब इस ट्रम्पियनिज्म के पीछे उनके पास अमरीकी वोट है,
और वोट सबका मिला उनको, ब्लैक्स का, हिस्पैनिक्स का, वाइट्स का। आई एम सेइंग ट्रम्प इज द न्यू रियलिटी, डील विद इट। मेरा ये कहना है, वो जैसा है वही, अब क्या कर सकते हो उसका। बट मच, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने विवरण करने की कोशिश की, अ लॉट ऑफ व्हाट ही सेज इज नॉट रॉन्ग। आप बताइए इसमें क्या गलती है उनके नज़रिए से, इसमें 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 क्या। और बस एक लास्ट वर्ड फिर आप बोले आयुष। मैं ये कह रहा हूँ, सो ट्रम्प मस्ट बी टेकन सीरियसली बट नॉट लिटरली। अब इसका आप हिंदी अनुवाद कर दें। सीरियसली मतलब गंभीरता से, बट हर चीज़ जो कहते हैं मतलब उसको बड़ा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट लिसन टू हिम और देखिए कि भाई हमारी मिसाल के तौर पर अगर भारत को डील करना पड़े, अंडरस्टैंड ट्रम्प 2.0 विच आई एम श्योर वी आर डूइंग, और देखें हम उनके साथ किस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं, किस तरह से बातचीत हो कि भाई जो हमारी प्राथमिकताएं हैं हम उनको समझा सकें एंड डू द बेस्ट डील, जैसे वो खुद ही कहते हैं बेस्ट डील। सर मैं कह रहा था कि कुल मिला के ये ट्रम्प का स्वभाव है, मतलब आप कहना चाहते हैं ये ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं, टैरिफ वगैरह, ये ट्रम्प का स्वभाव है, ट्रम्प अपने स्वभाव में ही रखते हैं। स्वभाव है और गहरी सोच है, दोनों। गहरी सोच। बैनन, कोल्बी, देखिए लोग अमेरिका में भी लोग कोल्बी के, उनका मत अलग हो सकता है लेकिन कोल्बी के प्रति बहुत आदर है, बैनन के प्रति बहुत आदर है। यू मे हैव डिफरेंसेस, सो दे आर डीप इंटेलेक्चुअल्स, दे हैव बिलीव्ड इन दिस फॉर ईयर्स। अच्छा, ये जो कहानी ट्रम्प साहब की है यूरोप के बारे में, एलाइज के बारे में, पनामा कैनाल में वो क्या कहते हैं साहब, देखिए हमने पनामा को ये अधिकार दिया कि आप कैनाल को की देखभाल करें, आपने दोनों पोर्ट्स चीनियों को दे दिए, हांगकांग कंपनी को। ये तो भाई डील नहीं थी। तो वो कह रहे हैं वापस वो लाए ब्लैक वाटर को और कहा उनसे दोबारा डील करो। अब आर्कटिक में सब जानते हैं रेयर अर्थ्स हैं, मिनरल्स में सब वहाँ झपटा मार रहे हैं, रूस वगैरह। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के जरिए यूएस की पहुँच जाएगी आर्कटिक में। सो एवरीबडी डज इट, और स्पेशली अ ग्रेट पावर लाइक यूएसए। टैरिफ्स में वो क्या कह रहे हैं, ये टैरिफ्स इतने हमने बढ़ा दिए हैं कि साहब कोई यहाँ कंपनी लगाना ही नहीं चाहता है, सारी कंपनियाँ चीन में लग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ जा रही है। तो ये क्या है टैरिफ्स का सिलसिला। आप भारत के संदर्भ में ले, उनकी बोबॉन विस्की है, हमने 150% उस पर टैरिफ लगाया है। तो वो कह रहे हैं कम करो यार, तो हमने 100 कर दिया। तो आप उनके नज़रिए से देखिए, तो ही इज़ रियलिस्ट इन दैट सेंस। 1980 वगैरह से ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया हमारा बेवकूफ़ बना रही है, जो कहते हैं ना अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। तो सब ने टैरिफ्स ठोके। और दूसरी उनकी अंदरूनी भी कुछ चीज़ें हैं, 5 4 स्टार सैक हुए हैं, पेंटागन में गारी गहरा फेरबदल हो रहा है। ट्रम्प कह रहे हैं दिस आर्मी हैज़ टू बिकम लीथल एंड मेरिटोक्रेटिक। मतलब साहब ये थोड़ी ना यू आर नॉट एन आर्मी टू लूज एवरीवेयर, आपने जीतना है। आप बात करेंगे शायद F-47 के बारे में, तो अब वो इन चीज़ों पे तवज्जो दे रहे हैं। तो उनके नज़रिए से तो ये मेरी समझ में मतलब भारत के लिहाज से देखा जाए, इस टैरिफ को देखा जाए, तो जो 2 अप्रैल को होने वाला है, ट्रम्प ने कहा था कि 1 नहीं हम 2 को बात करेंगे, इस पे हम बड़ा ऐलान करेंगे। तो क्या सर संभव है कि ट्रम्प टैरिफ कम करेंगे या फिर ट्रम्प अपने फैसले पर अडिग रहेंगे? तो देखिए भारत ना, अभी अगर हमने अब जो ये ट्रम्प फिनोमेना है अगर इसको हमने समझ लिया, अब भारत को क्या करना चाहिए। अब जो विद्वान लोग हैं सरकार के अंदर, आई एम श्योर दे आर अप्लाइंग देयर माइंड्स, बट मैं इसको कैसे देखता हूँ। देखिए आप इनकी जो है ना, ये जो जिनकी मैं अभी जिक्र कर रहा था, एल्ब्रिज कोल्बी वगैरह की, इनके आप राइटिंग्स पढ़ें तो ये जो यूरोप है और भारत दे डिफ्रेंशिएट। इनफैक्ट कोल्बी साहब पिछले साल आए थे तो मेरी मुलाकात भी हुई थी उनसे। तो वो ये कह रहे थे, या वो डायरेक्टली तो नहीं, मैंने उनको ऐसे लिखा विखा है कि यूरोप वगैरह देवर पैथेटिक डिपेंडेंसीज इंग्लिश में, मतलब कि यार हमसे हर चीज़ लेना और कुछ करना ही नहीं, रक्षा कर। वी वैल्यू इंडिया बिकॉज इट इज़ एन ऑटोनमस पार्टनर। देखिए मतलब क्या है, जब से हमने डोकलम और गलवान के बाद जो हमने चीन का सामना किया अपने बूते पर, इससे हमारा आदर बढ़ा है, ऑटोनमस पार्टनर। अब ये नहीं कि वो हम सब कुछ दे देंगे, हम भोले भी नहीं होने चाहिए, बट ये जो हमारी यूनिक पोजीशन है कि वी आर एन ऑटोनमस पार्टनर। दूसरा मेरा ये मानना है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प वो दोनों ही इस टाइप के हैं, कॉमन सेंस, रियलिस्ट। तो इसलिए उनमें कुछ उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो थोड़ी क्लिक करती हैं।
तो कैन वी लेवरेज द पॉलिटिकल कैपिटल एंड दिस यूनिक स्टेटस दैट वी हैव टू मेक द बेस्ट डील। अब मैं भोला नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि हर चीज़ नहीं मिल जाएगी, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना द ग्रैंड बार्गेन। ग्रैंड बार्गेन क्या हो सकता है? तो उनको हमारा मार्केट एक्सेस चाहिए, हमको उनसे हथियार चाहिए, लेकिन उनको भी हमें बेचने हैं। वो कह रहे हैं गैस ले लो। तो ये कुछ कार्ड जो हैं हमारे पास हैं। टैरिफ्स को क्या हम रैशनलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इस टैरिफ्स की भी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारे छोटे तबके हैं, गरीब तबके हैं, उनको ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट बड़ी बड़ी कंपनियों को क्यों प्रोटेक्शन चाहिए टैरिफ से? वो क्यों नहीं मार्केट में खेल सकते? सही बात है। और कब खेलेंगे हम? अगर खेलने की शुरुआत ही नहीं करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे आगे होगा? एग्जैक्टली। देखिए, और चीन क्या करता है? चीन जो है, मान लिए वहाँ 2 स्टार्टअप्स हैं, आप सिविल में भी क्षमता रखते हैं, मिलिट्री में भी। आपको पहले मिलिट्री से ऑर्डर्स मिलेंगे। दे विल हैंड होल्ड यू टिल कमर्शियल वायबिलिटी। वो आपको तैयार करेंगे मार्केट के लिए। आपके साथ मिलके जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे मिलके। एक बार आप तैयार हो गए, फिर आपको मार्केट में छोड़ेंगे। लुक एट दिस। बट एक बार छोड़ा, फिर आपको मार्केट अपनी खेलनी है, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अपने बल पे। चाइना की जो डिफेंस प्राइम्स हैं, उनको सिर्फ 25 से 30% ऑर्डर्स पीएलए से मिलते हैं, बाकी वो कमर्शियल मार्केट से लेते हैं, वैश्विक मार्केट से लेते हैं। हमारे यहाँ पीएसयूज क्या कहेंगे, सारे ऑर्डर्स आप हमको दे दो। तो ये जो सारी दीज लेजी ओल्ड प्रैक्टिसेस, इनको बदली करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, जो ये लेन देन होगा, द गिव एंड टेक, कुछ चीज़ें हमको देनी पड़ेंगी। ट्रम्प साहब भी तो बेवकूफ़ नहीं। एंड लेट मी टेल यू, ही इज सीरियस ऑन टैरिफ्स एंड ऑल दैट। अगर आप सोचे ना कि आप उनको मीठा मीठा करके, नो, ही इज सीरियस। मेरा ये मानना है, द ओनली थिंग दैट वी नीड फ्रॉम देम, आई से दिस, वी डोंट नीड देयर ब्लड, वी डोंट नीड देयर ट्रेजर। अब हम 5th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, और ब्लड की तो ज़रूरत है ही नहीं, हम खुद लड़ेंगे। हमको डीप टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी कमज़ोरी है। और ये भी हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ये जो, जब मोदी साहब गए थे अभी, तो 3 डील्स हुई हैं, ट्रस्ट, एशिया और इंडस। ट्रस्ट इज़ व्हाट? कोऑपरेशन फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़। एशिया, दोनों इंडस्ट्रीज़ के बीच में ऑटोनॉमी, ऑटोनमस सिस्टम्स, और इंडस, इनोवेशन, अनुसंधान। इस क्षेत्र में अगर भारत और अमेरिका का समझौता हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और मैं ये भी कहता हूँ, टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंडियन एंटरप्राइज इज़ इन अमेरिका सेल्फ इंटरेस्ट। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल क्षमता आ गई तो चीन को हम डेटर करेंगे। लड़ना नहीं है, डेटर करना है। So it may be theoretical because I'm outside the system, but I'm sure people in the system will realize. So मोटे तौर पे डीप टेक्नोलॉजीज, हमको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम अपने बूते पे चीन को डेटर करेंगे। दिस शुड बी एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फॉर द अमेरिकन्स। बट जो हमारी, जिसे कहते हैं ना, जो लेजी प्रैक्टिसेस हैं पुरानी, उसकी ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? वी शुड नॉट प्रोटेक्शनिज्म नहीं होना, उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता है, मेरा ये मानना है। तो थोड़ा सा ट्रम्प टैरिफ्स वगैरह में रैशनलाइज करो। मार्केट एक्सेस है आपके पास, उसमें बिल्कुल डील करो जैसे ट्रम्प साहब डील करते हैं। अगर हम उनसे हथियार लेंगे तो कंडीशंस होनी चाहिए। बट देखिए, मैं बिल्कुल, मेरा ये मानना है, ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह बेवकूफ़ी है, कोई नहीं देगा आपको, बिल्कुल नहीं मिले। दे हैव टू बी डील्स। देखिए, मैं मिसाल दूँ आपको, वो भी बेवकूफ़ नहीं है। पुराने एडमिनिस्ट्रेशन में जब ये आईसेट वगैरह की बात हुई, यूएस स्पेस कॉम ने यहाँ पे एक भारत सेमी करके स्टार्टअप है, उसको आप बुलाइए कभी अपने चैनल पे। यूएस स्पेस कॉम ने भारत सेमी को ऑर्डर्स दिए हैं प्रेडेटर डील में। क्यों दिए हैं? कोई मेहरबानी नहीं करता, उन्होंने देखा होगा इसमें कुछ प्रतिभा है। सो प्रतिभा को वो बिजनेस डील के साथ जोड़ेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा। अगर मैं जानता हूँ भाई आप में प्रतिभा है, मैं आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी दूंगा, मैं आपको शामिल करूँगा ताकि आप मिल के काम करें। बट आप यहाँ बैठे रहे हो कि साहब ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं हुआ तो हम कैसे एयरक्राफ्ट बनाएंगे, ये सब नहीं होने वाला है। मतलब पूरी तरह से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। केस के साथ अगर जुड़ जाए, उनके भी बिजनेस नीड्स, हाँ, और वो तब आएगा जब मैं देखूंगा कि आप में प्रतिभा है। वो प्रतिभा, और ये आप स्टार्टअप्स देखिए, भारत सेमी वगैरह, ये एक एक इंजीनियर पे 3-4 करोड़ खर्च करते हैं सालाना। तो ये द होल, मैं बाद में कहना चाहता था, देखिए मूल बात क्या है। अभी इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
कुछ दिनों में शायद थर्ड लार्जेस्ट हो जाए। एशिया पावर इंडेक्स को आप पढ़ें, वो कहता है वी आर द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ दैट यू आर इन बिग पावर कॉम्पिटिशन, अब अगर आप महाशक्तियों के दायरे में आ रहे हैं, यू हैव टू स्टेप अप योर गेम इन नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो आपका खेल है वो अब वो पुराना नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी सोफिस्टिकेटेड, इट हैज़ टू बी फॉरवर्ड लुकिंग, दूरदर्शी। तो ये सब चीज़ें हमको लानी पड़ेंगी। एंड परहैप्स ट्रम्प इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। ट्रम्प इज़ वेकिंग अप। ये भी मैं कह दूँ, देखिए इस वी हैव टू एडमिट कि 2019-20 के बाद जब इस सरकार ने CDS DMA वगैरह की घोषणा की, इट इज़, मैं कहता हूँ, इट इज़ द बोल्डेस्ट नेशनल सिक्योरिटी मेक ओवर सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद शायद ये सबसे आकांक्षी सुधार का प्रयत्न है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, संपूर्ण बदलाव। अब वो संपूर्ण बदलाव में शुरुआतें अच्छी हुई, CDS DMA, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। जब मैं कर्नल था तो प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स की बात ही नहीं होती थी। अब मैं आपको बता दूं, जब तक HAL के साथ कंपटीशन ना हो प्राइवेट सेक्टर का, HAL सुधर ही नहीं सकता है। यू नीड प्राइवेट सेक्टर। स्टार्टअप्स का मैंने आपको कमाल दिखाया, अच्छी चीज़ें हुई हैं। न्यू नॉर्मल्स इन आ स्ट्रेटेजिक आउटलुक, जो गलवान में हुआ, जो कैलाश में हुआ, ये सब मैसेजेस जा रहे हैं, तभी तो लोग आपसे बात करने को तैयार। सो दिस इज़ अ न्यू इंडिया इन द नेशनल सिक्योरिटी फर्मामेंट। बट चुनौतियाँ इतनी हैं। एक मैं आपको चीन से जो हमारा शक्ति असंतुलन है, उसका जो सैन्य भाग है, सिर्फ द मिलिट्री कंपोनेंट, आयुष इज़ $450 बिलियन। बहुत बड़ा है। 450। तो भाई हमारे जो सैनिक हैं बड़े वीर हैं, बट सिर्फ वीरता से थोड़ी ना काम चलता है। टेक्नोलॉजी $450 बिलियन। तो चुनौतियां भी है। तो मैं कहता हूँ नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर शुरू हुआ, बड़ी अच्छी बात हुई, बड़े अच्छे काम हुए, बट चुनौतियां भी हैं और होंगी। जब आप महाशक्ति के दायरे में आएंगे, बिग पावर कंपटीशन बढ़ता जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे दैट द वर्ल्ड इज बट अ जिम्नेजियम वेयर नेशंस कम टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रांग। तो ये विश्व जो है अखाड़ा है। अगर यहाँ आपने बचना है, तरक्की करनी है, तो भाई मजबूत होना पड़ेगा। तो ये सारी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। बट अच्छा, ट्रम्प के साथ ये भी एक वो है कि इफ़ यू क्लिक विद ट्रम्प, अगर आप उनका विश्वास जीत लें, तो ही इज़ ट्रांजैक्शनल। वो ये मिल सकता है आपको सब कुछ। अगर उनको ये लगे कि भाई भारत टैरिफ्स में या हमारी ये सुनवाई कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी वगैरह वो उनका जो जोर है, या ट्रांजैक्शनल डील मेकिंग, दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, आई थिंक सो। अब आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। सो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, आई सी नेशनल सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटीज़ इन ट्रम्प 2.0। ट्रम्प 2.0 में चुनौतियाँ तो हैं, बट अवसर भी हैं। सर, चुनौतियाँ तो हैं, अवसर भी हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी नेटो की तरफ जाएं कि क्या ट्रम्प नेटो को साइड करने में लगे हुए हैं? क्या सवाल ये है कि नेटो को अमेरिका अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो सकते हैं? क्या टूट जाएगा नेटो? ये बहुत बड़ा सवाल है जब से ट्रम्प आए, क्योंकि हर दूसरे दिन कई सवाल आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम क्या समझें कि क्या ये नेटो टूट जाएगा? देखिए, नेटो का मैंने आपका हाल बताया। वो जो नेटो क्या है, यूरोप, और यूरोप तो ऐशो आराम की मुद्रा में था और रक्षा खर्च तो बिल्कुल कर ही नहीं रहा था। तो अच्छा देखिए, इतनी कस्में खाई हैं इन्होंने, मैंने आपको बताया, स्टामर ने, मैक्रोन ने, वॉन्डरलेन ने। ये कस्मों को यथार्थ में तब्दील करने में 10 साल लगेंगे, वक्त लगेगा 10 साल। तब तक क्या होगा? तब तक आप यूक्रेन युद्ध को ले लें। अगर यूक्रेन ने बड़ी वीरता दिखाई है, बट बिना अमेरिकी सहायता के एक दिन नहीं टिकेगा। वो ट्रम्प साहब ने दिखा दिया। अभी जब ज़ेलेंस्की साहब के साथ वो थोड़ी सी बातचीत हुई थी, जहां उन्होंने वो हटाया, मस्क ने कहा अगर मैंने स्टारलिंक्स एक दिन के लिए बंद किया, आपका पूरा फ्रंट लाइन कोलैप्स कर जाएगा। तो ये तो हकीकत है। तो आज यूरोप में वो सैन्य शक्ति है नहीं। और अभी भी मैं कहता हूँ, ये यूरोपीय नेता बोलते हैं, करते नहीं हैं। नहीं तो करना होता तो 30 साल में ना कर दिए होते। अब शायद ट्रम्प ने ऐसा झटका मारा है कि करें, बट यथार्थ में नेटो में आज के दिन में तो ये क्षमता है ही नहीं कि वो रूस का सामना कर सके। उसमें वो सैन्य शक्ति है ही नहीं। टाइम लगेगा 8-10 साल। तो अब क्या, मैंने सुना बातचीत ये हो रही है, अभी समिट है नेटो का 2-3 महीने बाद या 1-2 महीने बाद। उसमें ये जो है, ये जो कमिटमेंट्स वगैरह इन्होंने अगर अपने बढ़ाए हैं 4-5-6%, तो यही तो ट्रम्प साहब कह रहे थे कि भैया बढ़ाइए अपना रक्षा खर्च। उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि देखिए हमारी चुनौती अलग हैं। रूस से अगर आपने यूरोप में निपटना है, आप निपटे।
रूस नेवी आर्कटिक वगैरह में हम निपटेंगे, लेकिन यहाँ हम पहले आप निपटें फिर हम देखेंगे। अगर आपने कुछ किया फिर आर्टिकल 5। अच्छा, पिछले 1-2 दिनों में मैंने ये भी सुना, आर्टिकल 5 क्या है कि जब आर्टिकल 5 इन्वोक होता है नेटो में, तब अमेरिका इनकी मदद करने के लिए आता है। तो कुछ ये बातचीत हो रही है, मैंने स्टीव विटकॉक से सुना, जो इनके एनवॉय है ना, स्पेशल एनवॉय ऑन रशिया, उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलेगी, लेकिन आर्टिकल 5 पे बातचीत हो सकती है। तो अगर वो मिनरल्स डील हो जाती है, कुछ फ़ौजें यहाँ आती हैं, कुछ सिक्योरिटी गारंटीज़ मिलती हैं, उसके बावजूद अगर रूस ने हमला किया तो शायद आर्टिकल 5 के तहत कोई नए रास्ते निकालें कि अमेरिका दखल अंदाजी करे। तो ये नेटो का हाल है। मेरा मानना ये, करंट उसमें तो बिल्कुल ज़ीरो हैं, शून्य। जब नेटो ट्रुप्स जाते थे इराक अफ़गानिस्तान में, तो जो अमरीकी सैनिक थे इनके बारे में क्या कहते थे, नेटो है ना, नो एक्शन टॉक ओनली। तो वही हाल है इनका, जो बिस्मार्क एलोक्वेंस बोलने में, करने में बहुत टाइम लगेगा, और 8-10 साल, तब तक तो सिर्फ अमेरिका है और उसमें ये बातचीत हो रही है आर्टिकल 5 वगैरह ये सब। अब आप देखिए ना, एक और मैं आपको जहन में मेरा एक चीज़ आई, आपको दर्शकों को सुनना चाहिए। देखिए, जो भू राजनीति है ना, बड़ी क्रूर है। जियो पॉलिटिक्स इज़ वेरी ब्रूटल। किस संदर्भ में ब्रूटल है? अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति निरादर दिखाते हैं, इफ़ यू आर कंटेम्पचुअस, यूरोप का हाल देख लो। इफ़ यू आर नेग्लिजेंट, अमेरिका का हाल देखो, अद्विका, ताइवान। और अगर आप भोले हैं, इनोसेंट, यूक्रेन का हाल देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। हमारी खुशकिस्मती है कि साहब यूरोप और मिडिल ईस्ट में रोज़ मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन्स। 10 लाख लोग हताहत हुए यूक्रेन में, 10 लाख। आप देख लें उनके शहरों का क्या क्या हाल है। हमको ये एक पीस डिविडेंड मिला हुआ है, एक शांति का समय, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम चीन के प्रति डेटरेंस बनाएं। वॉर फाइटिंग नहीं, मैं लड़ाई की नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डेटरेंस क्रिएट करें कि अगर चीन चाहे भी तो कुछ ना कर पाए, पीछे हटना पड़े चीन को। अगर 2028-2030 में हमारा अद्विका, वो जो शहर था, अद्विका मोमेंट आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, हमें तैयार रहना होगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आदर। आप यूक्रेन को देख लें, भोलापन। 1994 में यूक्रेन के पास 1900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, 480 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। उस समय के नेतृत्व ने कहा कि साहब देखिए, आप हमको आज़ादी दे दीजिए सोवियत यूनियन से और ये परमाणु हथियार ले लीजिए। कितनी भयानक गलती। अगर वो हथियार होते आज तो क्या कोई हिम्मत करता? क्या रूस हिम्मत करता आँख दिखाने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ज़ेलेंस्की साहब की वो बेइज्जती होती? नहीं, वो भोला। सर, उस बेइज्जती पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो भोलापन, तो तीनों चीज़ें में, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आदर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मतलब अगर आप नेग्लिजेंट हैं, इफ़ यू डोंट लुक आफ्टर योर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अमेरिका की बात कर रहे हैं, और अगर आप भोले, तीनों चीज़ें। और देखिए, चाणक्य ने क्या सुंदर पंक्तियाँ कही, मैं हमेशा कहता हूँ ये, आप क्यों कहीं जाएं। चाणक्य ने कहा कि अगर आप अपनी शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे। रामायण, महाभारत, इनकी सीख सदियों की सीख है। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर क्लॉज़विट्स, नॉट किसिंगर। शास्त्र को भूलोगे, संस्कृति खो दोगे। शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे। मतलब क्या है इसका कि वेयर यू पोजिशन योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स इन योर स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, ये सब विवेक, बुद्धिमत्ता की चीज़ें हैं। और वही यूक्रेन के साथ हो भी रहा है। और क्यों हम पश्चिमी लेखकों की तरफ जाएं, पश्चिमी चिंतकों की तरफ? चाणक्य की सुनिए। मैं आपसे ऑफलाइन कह रहा था, ये आप देखें, ये ना क्या है, ये मेरे राम, हमारे राम, उसमें ये आशुतोष राणा ने रामायण की जो ऊंची चीज़ें हैं ना, स्टेट क्राफ्ट, सामरिक शक्ति, उनके बारे में चर्चा की है, प्ले है। आपको पता लगेगा कि जो हमारे पूर्वज थे कितने गहरे थे इन सब मामलों में। वो तो मेरे जैसे लोग जो हो अंग्रेजी स्कूल वगैरह में गए, हमारा सत्यानाश हुआ है। प्रॉब्लम ये है, तो बिल्कुल वी मस्ट रीविजिट दीज प्लेसेस, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। देखिए, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वन अर्थ वन फैमिली, बट मैंने आपको अभी सुनाया स्वामी विवेकानंद क्या चेतावनी देते हैं आपको कि द वर्ल्ड इज़ अ जिम्नेजियम। मतलब भोले ना बनो भाई,
साम दाम दंड भेद क्या है? इन द स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी सेंस, साम दाम दंड भेद इज नेशनल इंटरेस्ट बाय मीन्स फेयर और फाउल। तो या तो साम से या दाम से या दंड से या भेद से, कैसे भी। सो दे हैव डीप मीनिंग। अब हमको ये जो चीज़ें हैं, इनको जो अपनी वर्तमान की जो सामरिक सोच है इसमें लाना है। ये आ रही है धीरे धीरे, बट इसको कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, समस्या ये है कि साहब चीन लैटिन अमेरिका में नहीं है, यहाँ बैठा है और एक रियल चैलेंज है चीन। और देखिए दूसरा जो युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, आप यूक्रेन में देख लें इतना तेज़ी से। देखिए मैं गनर हूँ, आर्टिलरी का ऑफिसर हूँ, हम 30 मिनट में शूट ख़त्म करते थे, 30 मिनट 35 मिनट। आज ड्रोन्स फ्लाइंग बाइनोकुलर्स से 5 मिनट में शूट्स ख़त्म होते हैं। स्टारलिंक्स टेक्नोलॉजी, देखिए यूक्रेन के पास नेवी नहीं थी, एयरफोर्स नहीं थी, वो क्रूड ड्रोन्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, और स्टारलिंक्स एलॉन मस्क का क्रूड ड्रोन्स और स्टारलिंक्स, उसने रशिया की ब्लैक सी फ्लीट को खदेड़ा है। आई मीन कमाल, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। एयर पावर नहीं है उनके पास, F-16 के चालक नहीं है, पायलट्स तो F-16 उड़ा ही नहीं पा रहे हैं। ड्रोन्स, वो जो ड्रोन्स हैं विद AI ऑन द एज, स्टारलिंक्स, अभी तो ये हाल हो गया है कि भाई 15 किलोमीटर की रेंज तक ड्रोन कैन एंटर, मतलब ट्रेंच में दाखिल हो सकता है, टैंक के टरेट के अंदर दाखिल हो सकता है, और स्ट्रेटेजिक एयर पावर, ऊर्जा के ठिकानों पर, परसिस्टेंट से ये सब चीज़ें संभव ही नहीं थी पहले। तो अभी हमको दो चीज़ों का मुकाबला करना, एक तो चीन का और एक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं। तभी मैंने बात की, वो जो डील है, हमको सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ चाहिए। अगर हमको ये डीप टेक्नोलॉजीज़ मिल गई, AI वगैरह। देखिए इसमें एक और समस्या क्या है, जो पिछला टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ था, इंटरनेट, इट वाज लो कैपेक्स, उसमें निवेश की ज़रूरत नहीं थी, चीप। AI में $950 बिलियन, हर जो अमेरिकन कंपनी है हर साल AI और ये जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें $250 ट्रिलियन पैसे की ज़रूरत है, कहाँ से आएगा? और दो चीज़ें और इसमें, देखिए डीप सीक जो था, अमेरिका ने कहा ये चीनी जो है ना, ये सिर्फ कॉपी करते हैं। वहाँ एक सज्जन बैठे थे, उनको नाम नहीं याद, ये चीन के नाम बड़े ख़तरनाक हैं, पर जो CEO हैं डीप सीक के, वो हेज फंड में थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमको AI की ज़रूरत है, मैं रिसर्च करूँगा। उनसे ऑफ़र आए कि साहब आप आइए, AI कॉमर्स के पैसे बनाइए। उन्होंने कहा नहीं, रिसर्च। क्या रिसर्च की कि अब जो डीप सीक का मॉडल है, वो चैट GPT के कंपैरिजन में 1/20 ऑफ द कॉस्ट, आयुष, बहुत आगे है। और NVIDIA की वहाँ एडवांस चिप्स थी, इन्होंने वो पुरानी राशन चिप्स पे क्या कमाल कर दिखाया। और वाई एल्गोरिथमिक इनोवेशन, वो कहाँ से आता है? प्रतिभा से। अब आप देखिए, जो डीप सीक के पीछे 200 करीब ऑथर हैं, 2211 या करीब, 70% वो चीन से बाहर नहीं गए हैं। मतलब वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी के पढ़े नहीं हैं, लोकल सिस्टम में। हमारी समस्या क्या है, अगर आप 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ ले लें AI की, 30 USA से हैं, 4 कनाडा से हैं, 11 चीन से हैं, UK EU हमारी एक भी नहीं है। हमारी समस्याएं ये हैं प्रतिभा की, तो कहाँ से आएगा ये सब? R&D आप देख लीजिए, रिसर्च के बिना कुछ होना है? ये देखिए प्राइवेट सेक्टर के प्रति मेरा अनुरोध है। USA $975 बिलियन ऑन R&D, जिसमें $700 बिलियन सरकार से नहीं, प्राइवेट सेक्टर से। चाइना $625 बिलियन ऑन R&D। हमारा खर्च कितना है? $40 बिलियन से भी कम। अब बताइए क्या है? आपको जाहिर है कि नहीं कि क्या होगा 10 साल बाद? और प्राइवेट सेक्टर, हम सरकार करते रहते, बेचारी सरकार क्या करेगी? डीप सीक वाला सरकार के पीछे तो नहीं गया। और देखिए लास्ट चीज़, आपने जैक मा का नाम सुना? अली बाबा। अब जी साहब नाराज़ हो गए थे 2020 में, 2022 में, और जैक मा को घर किनारे कर दिया था। जैक मा ने कहा देखो मैं कैसे वापस आऊँ। उसने कहा एक ही तरीका है, AI। और जब वो ही वॉज डाउन एंड आउट, ही इन्वेस्टेड इन AI। आज जो उनका QWin है, एक कोई QWin करके ऐप है, इट इज़ कम्पीटिंग विद डीप सीक। तो QWin कॉमर्स, AI कॉमर्स, डीप सीक इन R&D। और जो चीन के डीप सीक है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो 200 ऑथर, 25 जो हैं वो PLA से होंगे, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। तो R&D, मिलिट्री, कॉमर्स।
और जब उन्होंने ऐप बनाया और जब वापस उन्होंने दर्शाया कि उनमें अभी भी प्रतिभा है, तो जी साहब ने वापस बुलाया। पिछले वो जो अभी हुई है कॉन्फ्रेंस, जिसे कहते हैं क्या 2 सेशंस या कुछ, सबसे आगे बैठे थे, तो वहाँ वापस आने के लिए भी लोग देखिए क्या करते हैं। तो आप प्रतिस्पर्धा देखिए, जो एनिमल स्पिरिट्स ऑफ एआई, अब ये सब भारत में लाना आसान नहीं है, बट चुनौती गंभीर है। अगर हमने ये सब नहीं किया तो इसके जो परिणाम हैं बड़े खतरनाक हो सकते हैं। तो मैं एक और बात बताना चाहूँगा, 2 छोटी सी बातें, कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, आप जो हमने चर्चा की उससे जाहिर है कि इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड कि सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं है, डिप्लोमेसी, स्टेट क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, सबको जुड़ना पड़ेगा इसमें। और दूसरी बात, हमने ये मान रखा है साहब कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, ये सिर्फ दिल्ली के गलियारों में होगी, कुछ लोग बात करेंगे, कि हिंदी भाषी लोग तो समझते नहीं है। क्या बेवकूफ़ी है ये। तभी मैं आता हूँ हिंदी चैनल्स वगैरह पे कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा को सबको समझने की ज़रूरत है। और ये क्या हमने निष्कर्ष निकाला कि हिंदी भाषी समझते नहीं आ रहे, तो बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं, सबको समझना है, सो दैट वी अंडरस्टैंड, वी ड्राइव। शायद ये पॉडकास्ट सुन के कोई एआई में चला जाए, तो ये हमको सब, राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर चैलेंज है। और एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए 1962 में हमने अपने जवानों को भेजा युद्ध में, इल क्लोथ इल इक्विप्ड, और क्या हाल हुआ बेचारों का। 1990 में जनरल मलिक, जो हमारे सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव, अब जो है उसके साथ लड़ेंगे। अब क्या ये समय नहीं आ गया जब हम 5th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट, हम ये कह सकें अपने जवानों को कि हम आपको तभी युद्ध में भेजेंगे जब आपके पास वो शक्तियाँ हों, वो कैपेसिटीज़ हों टेक्नोलॉजी की, और कि आप जीतें, कैपेसिटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ टू विन। और हो सकता है, और 2025 जिस पे शायद आप बात करें, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स, उसका मकसद यही है कि हम जो अपने रिफॉर्म्स को इतने गहराएं, उसको ब्रॉडन, डीपन एंड एक्सेलरेट, दैट वी गिव आवर मिलिट्री द टेक्नोलॉजीज एंड कैपेसिटीज दैट दे नीड टू विन। सर, आपने बहुत डीप समझाया कि किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा, आपने डीप सवाल पूछे तो हमने डीप जवाब दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, अगर हम बात करें चाइना से, या फिर हम बात करें 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की, तो हम अभी 5वीं पे नहीं पहुंच चुके हैं। दुनिया, या फिर आप कह लें कि चीन जो है, अमेरिका हो गया, या फिर यूरोप भी लगा हुआ है। तो भारत कहाँ पीछे रह गया, क्यों पीछे रह गया, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। ये जो हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे कहते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक जो प्रणाली है, अब देखिए ये भी एक बड़ी गहराव की चीज़, एक दिन में नहीं होती ये चीज़ें। मैं आपको देखिए मिसाल देता हूँ, 2002 में जो चीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ थी, वैल्यू एडेड सिविल, मिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सैन्य नहीं, वो यूनाइटेड स्टेट्स की आधी थी। मतलब अमेरिकन कैपेसिटीज़ वर ट्वाइस दैट ऑफ चाइना, 2002। फिर जो जिसकी ट्रम्प साहब शिकायत करते हैं कि सारी फैक्ट्रीज़ वहाँ चली गई हो, अब तो वही वो होली के कलर से लेके सब कुछ वही कर, आपके कैमरे भी शायद चीनी हो तो नहीं है। चलिए, आज तक की अपनी आत्मनिर्भरता। एनीवे, सो द पॉइंट इज़ दिस, 2002 में ये हाल था। फिर उनका वो होता है पूरी मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन। 2022 में देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ आर ट्वाइस दैट ऑफ यूएसए। देखिए क्या पलटवार हुआ। उसके फलस्वरूप जो चाइनीज़ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री औद्योगिक क्षेत्र, इट इज़ नाउ 5 to 6 टाइम्स मोर एफिशिएंट। तो जब तक हमारा सिविल मैन्युफैक्चरिंग उसमें सुधार नहीं आएगा, सैन्य में आ ही नहीं सकता। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। तभी चीन बात करते हैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन। मैं इस पर किताब लिख रहा हूँ, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, इसकी क्या प्राथमिकता है। अब किताब लिख लूँ एक बार तो आमंत्रित करिएगा, उस पर बात करेंगे, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। अब आप इसकी देखिए, इसकी मैं आपको 2 बताता हूँ परिणाम क्या हो रहे हैं, मिसाल एग्जाम्पल्स लेके। टेक्नोलॉजीज़ देखिए चीन कैसे करता है। मैंने सुना उनका जो पॉलिट ब्यूरो है ना, हाईएस्ट पॉलिटिकल बॉडी, हर 10 साल में एक टेक्नोलॉजी को नामांकन करता है कि साहब अगले 10 साल इस पे काम करेंगे। तो 10 साल पहले उन्होंने बोला बैटरीज़। अब आप भारत में बोले बैटरीज़ तो लोग मजाक बनाना छोड़ देंगे, यार क्या बात कर रहा है, बैटरी बैटरी। वो देखिए किस गंभीरता से इसको लेते हैं। तो उनकी यूनिवर्सिटी सिस्टम में 450 कोर्स डिज़ाइन किए गए बैटरीज़ पे, बैटरी एल्कलाइन, बैटरी केमिकल्स, बैटरी मेटलर्जी, ये वो। आप हमारे यहाँ कर सकते हैं ये। बट एक बार वो किया, फिर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खड़ी की चीन में सिर्फ बैटरीज़ पे, सेंट्रल चाइना में।
उसको लिंक किया पीएलए एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेस के साथ, बैटरीज। और अभी आपको कोई अचंबा नहीं होना चाहिए कि BYD बैटरीज के बुनियाद पर इट पुशेस आउट वॉक्सवैगन फ्रॉम द जर्मन कार मार्केट, बैटरीज। और वही बैटरीज आपके सैटेलाइट्स में लगती हैं, आपके सबमरीन्स में लगती हैं, आपके एडी सिस्टम, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, एक टेक्नोलॉजी को लेके। हमारे यहाँ आप देखिए एडी गन्स के पीछे आप देखेंगे गन एक है, 5 गाड़ियाँ पीछे, क्या है? जनरेटर्स, बैटरी, पावर सोर्स। कल कोई मेरे को कैमरा दिखा रहा था, एक तो आपके बड़े कैमरे हैं, एक चीनी कैमरे हैं इतने इंच के, मिनिएचराइजेशन, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये सारे खेल हैं, ये चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी, अब आप देखिए इसमें चुनौतियाँ क्या हैं। आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस अच्छी चीज़ है, तो अभी आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस में भारत में भी कम से कम 200 ड्रोन कंपनीज़ हैं डिफेंस में। बट विडंबना ये है कि वो जो ड्रोन कंपनीज़ हैं उसमें 12 कंपोनेंट हैं, 11 कंपोनेंट हम बाहर से ले रहे हैं और 11 में 9 चीन से ले रहे हैं। 11 में से 9 चीन तो आत्मनिर्भरता इतनी सिर्फ स्लोगनियरिंग से नहीं होती है, वो कैपेसिटीज़ ही नहीं है। अब आप देखिए क्या हाल है, ये आप कह रहे ना 6th जनरेशन में, अगर आप टेक्नोलॉजी ना बनाएं तो देखिए चुनौतियाँ क्या हैं। जो एयर चीफ साहब कह रहे थे बिल्कुल सही है। हमारे पास रफ़ाल हैं, 4.5 जनरेशन ले लें आप। अरे भाई पाकिस्तान को मिल रहे हैं 5th जनरेशन J-35 पाकिस्तान को। और मैं आपसे ऑफलाइन बात कर रहा था, अभी अर्दोगान साहब आए पाकिस्तान, उन्होंने एक डील साइन की है ड्रोन्स पे। आप ना भूलें टर्की इज़ अ ड्रोन सुपर पावर, उनको जो सारी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है शायद मिले। तो हमारा क्या हाल होगा कि जो एयर बैलेंस है, चीन से तो मुश्किलात हैं ही, पाकिस्तान से भी मुश्किलात हो जाएगा, हमारे पास 5th जनरेशन ना है। तो 5th जनरेशन की तो बात है ही। अब आप देखें 5th जनरेशन तो हमारी ज़रूरत है, बट खेल किसका है? 6th जनरेशन का। और ये शुरुआत क्या हुई? F-47। आपने देखा होगा 1 महीने पहले J-36 लॉन्च किया चीन में और पूरा दुनिया जो है हिल गया। वो J-36 क्या है? इट इज़ टेललेस। कोई एयरक्राफ्ट टेललेस नहीं हुआ। टेललेस मतलब उसके जो स्टेल्थ है, जो उसकी छुपाव की क्षमता है वो बढ़ गई। अब देखिए स्टेल्थ क्यों चाहिए आपको? जो आज एयर डिफेंसेस हैं चीन के बरखिलाफ, हम उसको पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ना हो। रडार्स पिकअप कर लेते हैं। तो स्टेल्थ, वो 3 इंजन्स हैं उसमें J-36 में। उसमें जो है उसकी कॉम्बैट रेडियस जो है 3000 किलोमीटर्स, मतलब भारत में कहीं पर भी, साउथ ईस्ट एशिया, गुआम, रिफ्यूलिंग के साथ अलास्का। और J-36 के आगे या उसके साथ उन्होंने लॉन्च किया है कोलैबोरेटिव एयर सिस्टम, जो कि मिलियन ड्रोन स्वॉर्म्स। सो ड्रोन्स अनमैन्ड और मैन्ड में कोलैबोरेशन, तो दिस टुक वॉर फाइटिंग टू अ न्यू हाई। अब अमेरिका भी ये 6th जनरेशन बन रहा था, लेकिन बाइडेन साहब ने उस पर रोक लगा दी थी। ट्रंप साहब ने आके उसको तुरंत लॉन्च किया, क्योंकि वो जानते हैं वो पीछे चल रहे हैं प्रतिस्पर्धा में चीन के। और F-47 क्यों? ट्रंप इज़ द 47th प्रेसिडेंट, तो ये ट्रंप साहब के नाम पे लॉन्च किया जा रहा है। बट खेल है 6th जनरेशन का। तो बात ये नहीं है, बात ये है दैट भाई यू हैव टू बी अहेड। इंडिया शुड बी टॉकिंग ऑफ 6th जनरेशन, और नॉट कि भाई तेजस के इंजन ही नहीं आ रहे हैं। अभी तक नहीं आ रहे। अगर आपकी सोच ही इतनी नीची होगी और आप दूरदर्शी नहीं होंगे तो ये आपका हाल होगा। तो सबसे ज़रूरी ये क्या है कि ये जो PSU सिस्टम है हमारा, इसको सुधारना पड़ेगा बाय गेटिंग प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन। HAL की भलाई इसमें है कि प्राइवेट सेक्टर आए। देखिए जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, ये 9 to 5 जॉब पे ये चीज़ें नहीं चल सकती हैं। ये सरकारी मॉडल में कि साहब आप आए और 5 बजे चले गए, ये टेक्नोलॉजीज हैव टू बी डू और डाई। जैसे देखिए क्या, जब मैं बड़ा हो रहा था, स्पेस वॉज अ कंपनी थिंग। बड़े नाजुक अंदाज में धीरे से बोलते थे, स्पेस इसके बारे में बात मत करो। कौन करता है? सोवियत यूनियन, अमेरिका, भारत भी था उस पर, हमारी स्पेस की क्षमता अच्छी है। ट्रंप हैज़ मेड अ कंट्री थिंग अ कंपनी थिंग। कंपनी लॉन्च कर रही है। टैलेंट क्या किया उसने? उसने कहा साहब आप एक टेस्ट करते हो, एक टेस्ट आप परफेक्ट टेस्ट करोगे, क्योंकि भैया आपके राष्ट्रपति आएंगे। हमारे यहाँ भी इसरो अगर टेस्ट करे, प्रधानमंत्री जी आना, एकदम परफेक्ट होना है। वो कहता है मैं 20 टेस्ट करता हूँ एक साल, 19 बार फेल होता हूँ। इतनी जल्दी फेल होता हूँ, फेल फास्ट, दैट आई ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। वो करके उसने कॉस्ट लोअर किए। और कमाल ये है आयुष कि आज US स्पेस कॉम की जो
की जो केपेबल या जो उनकी पार्टनरशिप है वो नासा के साथ नहीं है, बोइंग के साथ नहीं है, लॉकहीड के साथ नहीं है, स्पेस एक्स। सो एक कंपनी ने नासा को निकाला। हमारे यहाँ और स्टार्टअप जैसे ये हैं कुछ, अग्निकुल, स्काई रूट, ध्रुव, दे शुड चैलेंज इसरो। और दूसरी बात ये है कि साहब देखिए, हम इसरो सैन्य क्षेत्र में, इसरो इज़ अ मिराज। मैं ये क्यों कहता हूँ, इसरो इज़ फॉर एक्सप्लोरेशन, डॉकिंग, मून लैंडिंग, मार्स पे जाइए, नॉट फॉर मिलिट्री कैपेसिटीज़। मिलिट्री कैपेसिटीज़ आ रही हैं एलईओ ऑर्बिट से, लो अर्थ ऑर्बिट, वहाँ हमारा 0 सैटेलाइट है। मस्क ने 7,000 सैटेलाइट लॉन्च किए, उनको देख के चीन ने 14,000 का प्लान है, 8,000 लॉन्च हो चुके हैं, हमारा एक भी नहीं। तो ये देखिए सब चीज़ें लिंक्ड हैं, सोच, एक्शन। अगर आपकी सोच ही पीछे रहेगी, वी शुड बी टॉकिंग ऑफ एलईओ, और इनको ऑर्डर्स देने चाहिए जो हमारे स्टार्टअप्स घूम रहे हैं, ध्रुव स्पेस, अग्निकुल। अब गुड न्यूज़ इज़ कि आईडेक्स में ये सब तैयार हुए हैं, जो आईडेक्स हुआ है, अभी इनको ऑर्डर्स दे के दूरदर्शिता से सोच के आगे ले जाना है। आपने प्रोसेस की बात की, सबसे बड़ी हमारी समस्या है प्रोसेस। जब तक हम रेगुलेशन नहीं हटाएंगे, इनोवेशन हो ही नहीं सकता। इनोवेशन कैनॉट हैपन एट द रेट ऑफ डीपीपी। तो अभी डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने कहा ना, रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि भाई जो प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का, उसको हाफ करना है, हाफ कर ही दिया, क्वार्टर कर देना है। और देखिए क्या चुनौती क्या है। आज यूक्रेन में अगर आप ड्रोन्स फायर कर रहे हैं, फ्राइडे को आपने ड्रोन फायर किया, आपने देखा भाई टारगेट पे लगा नहीं, किसी वजह से आपने ड्रोन को लिया, देखा रॉकेट मोटर में ये तब्दील करना है, वो करना है। ओवर द वीकेंड यू रीडिज़ाइन, एंड ऑन मंडे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से वहीं मैन्युफैक्चर करके रॉकेट मोटर आप दोबारा फायर कर देते। यहाँ पे अभी क्या होगा प्रोसेस में, अच्छा ये हुआ है, चलिए लेसन्स लर्न, क्या सीख ली हमने। वो फाइल आएगी दिल्ली में, वो फाइल पे 10 लोग, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये इनोवेशन का खेल, और अगर आप करेंगे तो आप, कोई मस्क आपको निकाल देगा मार्केट से। अब देखिए स्टारलिंक हमारे पास आ रहा है, मस्क साहब ला रहे हैं, हमारे पास है नहीं टेक्नोलॉजी, वही स्टारलिंक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ले रहा है। तो ये सब वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम इन, जैसे मैंने कहा, डीप टेक्नोलॉजीज। एक और देखिए बात ये, हमारे यहाँ स्टेम ग्रेजुएट्स की कमी नहीं है। हर दूसरा भारतीय बीटेक है या तीसरा भारतीय बीटेक है, बट टेक्नोलॉजीज में दे आर ऑल टैकलिंग द लोअर स्ट्रेटा ऑफ टेक्नोलॉजीज, नॉट डीप टेक्नोलॉजी। आप इंटरनेट के ऐप बना रहे हैं वो पिज़्ज़ा के लिए, उसके लिए आईटी का दिमाग थोड़ी ना चाहिए। यू नीड आईटी दिमाग इन स्पेस एंड ऑल दैट। तो ये तो कोई भी कर दे। सो वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम इन दीज ऑल दीज वेज। इन सबका, जैसे मैं कहता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा इज़ जस्ट नॉट मिलिट्री। जब तक वो वाइडर कैपेसिटीज़ नहीं बनेंगी इंडस्ट्रीज़ में, एमएसएमईज़ में, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उत्पन्न नहीं होंगी। सर आगे हम बढ़ेंगे किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी, एआई में भारत भी कहा जा रहा है, अश्विनी वैष्णव का बयान आया था बीच में कि भारत भी 2025 तक लॉन्च कर देगा अपना खुद का एआई। तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि भारत पीछे रह जाता है, या फिर भारत का एआई ऐसा आएगा कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन को टक्कर दे पाएगा? क्या पॉसिबल है ये? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। वो दूरदर्शिता में हमारी बड़ी कमज़ोरी है। देखिए 1980 में चीन के प्रीमियर थे डेंग ज़ियाओपिंग, वो कहते हैं, सो व्हाट इफ द मिडिल ईस्ट हैज़ ऑयल, वी हैव रेयर अर्थ्स। 1980 में, और फिर वो रेयर अर्थ्स पे काम करते हैं। आज देखिए सबसे द चीपेस्ट रेयर अर्थ्स यू गेट इज़ फ्रॉम प्रोसेसिंग इज़ फ्रॉम चाइना। अमरीकी कंपनी रेयर अर्थ्स चीन से खरीदती है, अमेरिकी कंपनी से नहीं करेंगे भाई, चीपेस्ट। तो अगर डेंग की दूरदर्शिता ना होती तो आज रेयर अर्थ्स में ये हाल ना होता। मैंने आपको बैटरीज़ की मिसाल दी, हर चीज़ की मिसाल दी। तो ये जो दूर सोचने की जो प्रवृत्ति है, ये भारत में एक कमी है। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ना, बिल्कुल हमारी यही कमज़ोरी क्या है, जब चीन और अमेरिका कोई टेक्नोलॉजी बना लेता है तब हम कहते हैं हम भी बनाएंगे। यार हम ये क्यों नहीं कहते कि चीन और अमेरिका से पहले हम ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे? और देखिए दूरदर्शिता का मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का ट्रैकर है टेक्नोलॉजीज़ पे, एसपी ट्रैकर कहते हैं। 2003 से 2007 के आप अगर आंकड़े लें तो 65 टेक्नोलॉजीज़ में 60 में चीन आ गए, यूएसए आ गए, सुपर पावर टेक्नोलॉजीज़। और उस समय उनको भाई ये घमंड हो गया था कि कोई नज़दीक है ही नहीं। उनको पता नहीं था कि एक चीन जो है बड़ी चतुराई से उनका पीछा कर रहा है। और जब वो इस घमंड में खोए हुए थे
तो चीन ने 1000 टैलेंट्स प्लान लॉन्च किया टेक्नोलॉजीज़ के लिए। कोई भी आदमी अगर चीनी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नॉन चीनी अगर आप टेक्नोलॉजी बना सकते हैं आप आइए, हम आपको रॉक स्टार पे देंगे। 1000 टैलेंट्स प्लान, डायस्पोरा स्ट्रैटेजी। लोग मजाक बना रहे थे कि ये साहब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनती, कॉपी आप नहीं कर सकते। जब ये A2AD की मैं बात कर रहा था तो अमेरिकी टाइम वेस्ट कर रहे थे कि भाई ये जो मिसाइल है ना ये मिस करेगी एयरक्राफ्ट कैरियर, लग ही नहीं सकती, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और चीन बिल्कुल दृढ़ होके ये कर रहा था। अब आप वो आंकड़े लीजिए 2019 के 2023, 65 टेक्नोलॉजीज़ में आयुष, 57 में चीन आ गए, 60, 65, 57, 65। So this such dramatic inversion in technology leadership. अब भारत के लिए क्या मौका है? इसी ट्रैकर में भारत का स्थान तीसरा है, काफ़ी पीछे है, मतलब जिसे कहते हैं डिस्टेंट थर्ड, बट तीसरा। हम नहीं कर सकते कि भाई हम 8 टेक्नोलॉजी लेंगे या सिर्फ 10 और अगले 10 साल में ये 10 टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो जाएगी। क्यों नहीं कर सकते? अगर चीन 57 में आगे आ सकता है, हम 10 क्यों नहीं ले सकते? तो जो वैष्णव साहब वगैरह के प्लान्स हैं, अगर आप हम इस ढंग से लें, सिविल मिलिट्री ये सब, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए उनकी एक एकेडमी ऑफ साइंसेज है, एक तो रिसर्च तो करती है, उसकी वजह से ये हुआ तब, बट इट ऑल्सो हैज़ प्रोड्यूस 2000 ग्लोबली कंपेटिटिव कमर्शियल कंपनीज। तो R&D, कॉमर्स, सब तैयार रक्षा है, क्षेत्र, सब तैयार सब में बराबर की तवज्जो, दूरदर्शिता। तो ये बिल्कुल हो सकता है इंडिया में, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं। बट खेल देखिए कैसे बढ़ रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 20,000 GPUs की, वहाँ मस्क जो है 1 लाख GPUs की फैक्ट्री लगा रहा है। तो बिल्कुल निवेश लाना पड़ेगा। तो हमने शुरुआत तो की है, बट जितना हम इतने पीछे हैं कि आसान ना होगा। बट आइंदा के लिए लेट्स AI में चलिए, क्वांटम देखिए, क्वांटम की तो शुरुआत हो रही है। अब सत्य नडेला कहते हैं कि उन्होंने माजोराना 1 करके कोई बिट तैयार किया है, उसको अगर आप अपनी हथेली में रखें, उसका जो कंप्यूटिंग पावर है इज़ मोर देन द कंप्यूटिंग पावर ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। नाउ सच थिंग्स शॉक यू। CIA कहता है कि साहब द बिगर थ्रेट, ओनली थ्रेट बिगर देन PLA इज क्वांटम बिकॉज इट विल ब्रेक ऑल कोड्स। तो हम क्वांटम में इन्वेस्ट करें, और उसके लिए हमारी, देखिए हमारे ना, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का मिश्रण। देखिए इसमें कितना विवेक है। सरस्वती, आप यूनिवर्सिटीज़ को कटिंग एज बनाएं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ऑक्सफोर्ड, ईस्ट, नालंदा वलंदा, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम शुड बी कटिंग एज। सरस्वती, सरस्वती का आदर करें। अगर आप सरस्वती का आदर करेंगे तो इसमें से टेक्नोलॉजी निकलेगी, प्रतिभा निकलेगी। ये प्रतिभा जो है, अगर आप लक्ष्मी का आदर करें, इट विल प्रोड्यूस वेल्थ। हमारे यहाँ बिजनेस के प्रति हमारा जो रुझाव है अच्छा नहीं है, बिजनेसमैन क्यों, वेल्थ क्रिएशन इज़ नॉट ईजी। तो सरस्वती का आदर, लक्ष्मी का आदर, और जो लक्ष्मी आप बनाते हैं उससे, उस लक्ष्मी से आप दुर्गा को मजबूत करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फोर्स। सो देखिए कितना सुंदर आर्ग्यूमेंट है, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। दिस इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन। हमने क्या किया आज़ादी के बाद? सिविल साइलो, मिलिट्री साइलो। मिलिट्री सिविल से बात ना करे, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से बात ना करे, सब अपने साइलोज में। तो हमारे उस एम्पायर्स बन गए हैं, आउटकम नहीं हुए। और दूसरा, वी हैव टू प्रायोरिटाइज आउटकम्स ओवर प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपको प्रोसेस मिलेगी, लेकिन प्रोसेस से आप लड़ तो सकते नहीं, प्रोसेस से आप बिजनेस तो कर नहीं सकते। सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज आउटकम्स ओवर प्रोसेस। तो एक कल्चरल ट्रांजिशन चाहिए सोच में, ये सब। तभी तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है आसान नहीं है, एक बड़ा चुनौती भरा डोमेन है। बट अगर ये सब चीज़ें हम कर सकें, और इसलिए देखिए चुनौती बहुत बड़ी है। कितने देश हुए हैं पहले जिन्होंने, हु वर प्रिटेंडिंग टू बी ग्रेट पावर्स, लाइक जापान। आज जापान कहीं नहीं है। तो जस्ट बिकॉज वी आर नंबर 5, नंबर 3, देयर इज़ नो गारंटी कि हम वहाँ पहुँचेंगे। जो बात करते हैं विकसित भारत की, ये सपना जो है, इट इज़ नॉट ए डन डील। ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। अगर ये सब चीज़ कर पाए तो भाई दशकों के बाद राष्ट्र महान बनता है।
तो अगर ये सब कर पाए तो हम महान बनेंगे, विकसित बनेंगे। अगर ना कर पाए, लड़खड़ा गए, तो शायद ना बने। ये चुनौतियाँ हैं। सर आपने पाकिस्तान के J-35 की बात की कि पाकिस्तान डील करने वाला है और तुर्की भी सपोर्ट कर रहा है। तो अभी जो बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में जिस तरह से ट्रेन हाईजैक हुई, बलूचिस्तान में जिस तरह से चीन कॉलोनी बना रहा है, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान टूट सकता है? क्या टूटने की नौबत आ सकती है पाकिस्तान के पास? क्योंकि जो पूरा पाकिस्तान है उसका लगभग 57% हिस्सा जो है वो पश्तूनी इलाका है और पश्तून बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा प्रांत है वो है। तो ऐसा क्या है, क्या मादा बलूचों में है कि वो अलग हो सकते हैं? देखिए, सामरिक दृष्टिकोण से तो पाकिस्तान इज़ अ पेस्ट, मतलब मामूली चीज़ है। द रियल थ्रेट इज़ चाइना। हमको तवज्जो चाइना पे देनी है, पेस्ट। बट जो उनकी अंदरूनी हालात है बलूचिस्तान में, कट्टरवाद। बलोच और पख्तून्स, मेरे को तो दया आने लगी अभी पाकिस्तान में। मतलब उनमें, उस खासकर उनकी आर्मी में, क्योंकि उनमें कोई विवेक ही नहीं रह गया है। अगर आप सोचते हैं कि बलूचियों को आप सिर्फ ज़ोर से उनके साथ आप समन्वय कर पाएंगे, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। देखिए, आप बलूचियों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और आप तिलक दवेश्वर को कभी बुलाएं, वो पाकिस्तान बलूचिस्तान वगैरह पे ही इज़ अ रियल एक्सपर्ट। तो वो क्या कहते हैं, देखिए अभी बलूचिस्तान में ये 5th इंसर्जेंसी है। 1947 से 4 पहले 5th इंसर्जेंसी। पहले जो इंसर्जेंसीज थी इनके सरदारों के हाथ में थी, जिसे कहते हैं मुफ्तियों के हाथ में। ये मेंगल्स, बुख्ती, सरदारी निज़ाम जो था वो इंसर्जेंसी चलाते थे। अब इंसर्जेंसी जो है, क्योंकि वो सरदार वगैरह है, वो वृद्ध हो गए हैं, उनके बच्चे बाहर चले गए, दिस इंसर्जेंसी हैज़ नाउ पास्ड ऑन टू द मिडिल क्लास, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो ये वो तबका है जो दिमाग रखता है, जो बुद्धिमान है। इनको आप हथौड़ों से नहीं मार सकते। ये पाकिस्तान आर्मी की कमी है। और देखिए उस पाकिस्तान को फ़र्क उससे क्या पड़ रहा है। अभी सीपेक ठप है, चीनों पे ग्वादर, सीपेक। अभी ये जो जाफर अटैक, रेन अटैक हुआ, उससे बाहर के इन्वेस्टर्स क्या सीख लेंगे। अगर आपके रेल के रास्ते ही सुरक्षित नहीं हैं, तो ग्वादार क्या सुरक्षित होगा, एयरपोर्ट क्या होगा। तो पाकिस्तान के दृष्टिकोण से इतनी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती। और आप देखें बलूचिस्तान, मैंने सुना इट इज़ 47% ऑफ पाकिस्तान। उसका जो क्षेत्रफल है, अगर आप सिंध, पंजाब, POK और खैबर पख्तूनख्वा उनको लें, चारों प्रांतों को, तो वो चारों मिलकर भी बलूचिस्तान से छोटे हैं। 47%। फिर आप देखिए वहाँ मिनरल्स कितने हैं, पदार्थ, रेयर अर्थ्स। सऊदी कंपनियाँ वहाँ आना चाहती हैं, UAE कंपनी आना चाहती हैं। अगर आप वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं रख सकते, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। यू हैव टू रीच आउट टू देम। और देखिए बलोची क्या कहते हैं, बलोची कहते हैं साहब हम तो सदियों से यहाँ पे थे, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। तो हमारी जो ज़ुबान है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो इतिहास है, बलूची इतिहास, उसका आदर करें। ये पाकिस्तान आर्मी में विवेक ही नहीं है। हर चीज़ का आप मतलब जब आप फोर्स से जवाब देंगे तो क्या होगा। 7,000 मिसिंग पीपल। अब वो जो 7,000 गाय, वो उनके जो ज़ख्म हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक मलांग बलोच हैं, मलांग बलोच, हाँ, मेहरांग बलोच, उनको, शी इज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया गया। कल आपने उनको उठा लिया। ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। आप इंडियन आर्मी को देखिए, JNK में हमने बड़ी बुद्धिमत्ता और रिस्ट्रेंट से काम किया। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वायलेंस की है, बट वायलेंस के लेवल्स को ऐसे लाए नीचे ताकि जो राजनीतिक हाँ जो प्रोसेस है वो चले। और अब एक सरकार आई है वहाँ पे जो केंद्र से अलग है, बट विवेक इसमें है। दी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैव टू फ्लो शांति से। तो द राइट मिक्स ऑफ फोर्स एंड आउटरीच, ये बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है। तभी इनका ये आप देखिए जाफर में जो हुआ है, और अगर 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, ये कम से कम ये जो स्थिति है वही है जो पाकिस्तान आर्मी की बांग्लादेश में हुई थी। तो बड़ी विकट समस्याएं हैं ये पाकिस्तान के लिए। और देखिए अगर इन्होंने, एक तो ये है अब पख्तूनों के साथ, जब फैज़ हमीद साहब
चाय पीने पहुँचे थे काबुल में और इमरान खान साहब बड़े खुश हो रहे थे। उस समय पाकिस्तानियों ने कहा, मेरे ख्याल से 3 मांगे रखी इनके सामने तालिबान अफ़गानिस्तान पर, कि आप डूरंड लाइन को मान्यता दें। अब देखिए, डूरंड लाइन को अगर मान्यता दे दी, अफ़गान्स कहते हैं कि भाई हमारा हिस्सा एटक तक जाता है, तो डूरंड लाइन वाज अ लाइन इम्पोज्ड आर्टिफिशियली बाय द ब्रिटिश। अगर हमने डूरंड लाइन को मान लिया तो वो हिस्से का क्या होगा? और वंस अगेन वहाँ जो पख्तूनियों के बीच तालमेल है, तो उन्होंने कहा साहब हम डूरंड लाइन को मान नहीं सकते। दूसरा इनकी मांग थी कि साहब जो TTA है, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, एक TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो इसलिए पाकिस्तान का जो नेतृत्व आपके पास है उनको आप अरेस्ट करके हमको हैंड ओवर कर दें। उस पर वो कहते हैं साहब 2000 में जब हम मुश्किलात में थे, हम अमरीकी हमारे पीछे पड़े थे, तो भाई हमको शरण किसने दिया था? TTP ने। अब वो जो पख्तूनवी ट्रेडिशन है वो ट्राइबल ट्रेडिशन है। अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। वो TTP को हम छोड़ ही नहीं सकते। और तीसरा उनका ये की मांग थी कि साहब भारत को निकालें आप काबुल से। अब तालिबान सरकार तो भारत तो कह रही है आप आइए, एम्बेसी लगाइए, आप अपना एड दीजिए। तो ये जो तीनों इनकी जो मांगें थीं वो विफल हो गई हैं। तो पख्तूनों में प्रॉब्लम हो रही है, इनको बलूचों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे को तो ये लग रहा है अगर मतलब ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई और पाकिस्तान टूटा तो POK बोलेगा कि साहब हम ही आपके साथ आ जाते हैं। तो पाकिस्तान तो ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड में है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पाकिस्तान को तो मुबारकबाद देना चाहिए कि साहब आप इतना विवेक है, इसको और बढ़ाइए, आप अपने आपस में टूटे जा। सर आपने POK का भी जिक्र किया। बट एक बात एक इसमें ये तो एक बात रही, बट द अदर थिंग पाकिस्तान आर्मी एज अ मिलिट्री फोर्स शुड नॉट बी अंडररेटेड। उनको ना ही चीन की सहायता उनको मिल रही है, टर्की से भी मिल रही है। सो पाकिस्तान टूट रहा है, ये शायद हमारे लिए अच्छी खबर हो, बट जो वेस्टर्न होराइजन्स की तरफ जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले हैं उन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। खासकर जो अभी ये जो जिसे कहते हैं ना ट्राई इंक्लूसिविटी, चीन, पाकिस्तान और टर्की इज़ अ ड्रोन सुपर पावर। सर अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी उस लीग में शामिल हो चुका है, क्योंकि जब से यूनुस ने सत्ता संभाली है, जब से वो सलाहकार बने हैं बांग्लादेश के, तब से ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान के साथ मित्रता कर रहा है। और चाइना यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन बैक से चाइना पूरा सपोर्ट कर रहा है। तुर्की जो है ड्रोन दे रहा है, तो उसे हम कैसे देख सकते हैं कि बांग्लादेश को इस वक्त भारत को कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, बांग्लादेश को मैं अलग नज़रिए से देखता हूँ। बांग्लादेश हमारे लिए एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले के रूप में उभर रहा है। इसको हमें बड़े गंभीरता से लेना पड़ेगा। देखिए, आपने कहा कि चीन कुछ खास नहीं कर रहा है, मेरा तो मानना बिल्कुल विपरीत है। चीन की बात कर रहे हैं। चीन पीछे से कर रहा है, बैकबोन पीछे से और आगे से भी। तो देखिए, पिछली बार जब आप देखें, शेख हसीना चीन गई थी। वो चीन जाती हैं 4 दिन के दौरे पे और 2 दिन के दौरे में वापस आ जाती हैं। उनका वहाँ निरादर हुआ, उनको हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग नहीं करनी गई। और जब उनका वहाँ निरादर हुआ, ये कुछ सिग्नल गया बांग्लादेश में, ये जो दूसरी पार्टी है, क्या उसको बोलते हैं, वो जमात वगैरह जो हैं, जमात वगैरह, उनको मैसेज मिला कि देखो साहब, चीन का भी शरण के उससे हट गया। ये एक मेन रीज़न था शेख हसीना के को जब वहाँ से जाना पड़ा। तो मेरे मानना है चीन के साथ कोई, अभी आप देखें यूनुस साहब मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, अभी वो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन चीन का दौरा तय है। तो चीन का हाथ जो है, आगे पीछे कहीं से हो, लेकिन चीन का हाथ है। आप बांग्लादेश आर्मी में देखें, उनकी जो इन्वेंट्री है, इट इज़ 60 to 65 फ्रॉम चाइना % नेवी वगैरह। तो चीन का हाथ हर जगह है, और क्यों ना हो भाई, ये हकीकतें हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस पार्ट। अब उसके ऊपर ISI की दाखिली हुई है, वो तो मौका देखेंगे ही। आप देखें, एक न्यूज़ आई थी कि जो प्रेजेंट चीफ हैं उनके वाकर ज़मान, वो थोड़ा भारत की तरफ पक्ष रखते हैं, या कम से कम अपॉलिटिकल हैं। और एक समय था जब भारत की एम्बेसी पे कोई अटैक होने वाला था, उन्होंने कोई दखल अंदाजी की थी। ISI चीफ आते हैं यहाँ पे बांग्लादेश में,
और उनके जो QMG हैं, जो नीचे वाले स्तर के जनरल, उनसे कुछ बातचीत होती है। और जब वकर ज़मान बाहर जाते हैं किसी दौरे पे तो एक कूप करने की कोशिश होती है उनके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें हैं, चीन, ISI। जनरल हसनैन साहब कहते हैं पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश से गया ही नहीं, हो सकता हो, बट हमारे लिए ये सारी खतरे की घंटी हैं। ISI का वहाँ जाना, चीन का इकट्ठा होना, और ये यूनुस साहब जो हैं, और ऊपर से तो कह रहे हैं कि भाई भारत के साथ वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बट ये एंटी हसीना फोर्सेस हैं। अभी कल मैं कुछ पढ़ रहा था कि कोशिश ये हो रही है कि अवामी लीग को बैन किया जाए, या अवामी लीग के जो कुछ नए लोग हैं उनसे ये कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम बॉन्ग बंधु शेख मुजीबर साहब को तो मानते हैं लेकिन उनके जो परिवार वालों को नहीं मानते, हसीना वगैरह के खिलाफ। सो द पॉलिटिक्स इज़ गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सबके उसके हाथ हैं, पाकिस्तान के हाथ हैं, चीन के हाथ हैं, और इसलिए एक गंभीर समस्या है हमारे लिए। और पाकिस्तान तो टूट रहा है, बट अगर ये बांग्लादेश में भी, हाँ, और बांग्लादेश ही नहीं, म्यांमार, देखिए म्यांमार में जो जनता है वो कमज़ोर हो रही है, और वो जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है जो बढ़ रहा है, वो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है, उसके भी गहरे ताल्लुकात हैं चीन के साथ। तो ये जो चीन का फुटप्रिंट है हमारे चारों ओर, ये एक हकीकत है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल निपटना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तभी तो मैं कहता हूँ मेरे को तो कोई विश्व में ऐसा राष्ट्र दिखता नहीं है जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो समस्याएं हैं इतनी विकट हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब से झुलझना पड़ेगा। और देखिए, एक तो हमने बात ही नहीं की इंडियन ओशन रीजन। चीन की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटीज़ हैं US के कंपैरिजन में 230 टाइम्स। अगर चीन जो है जिस समय में US नेवी एक शिप बनाती है, उसी समय में चीन 2230 शिप्स बनाता है। उनके पास 400 शिप की नेवी है। वो कोस्ट पेट्रोल करने के लिए तो नहीं, जहाँ ये ताइवान से निकले फर्स्ट आइलैंड चेन IOR में आएंगे। तो अभी आप LAC का चैलेंज है, यहाँ से भी चैलेंज आने वाला है। तो अगले 30 साल में जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चुनौतियाँ हैं वो और भी विकट होने वाली। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, IOR, तो बहुत चतुराई चाहिए, बहुत विवेक चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए, दृढ़ता चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जो पूरे तंत्र जो हैं इनका सुधार, गहरा बदलाव, और इसीलिए तो है ये 2025 ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की है और रक्षा मंत्री ने भी। सर, आपने बताया कि चीन कितना ताकतवर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अमेरिका को लगातार टक्कर दे रहा है। सर, हम UNSC में भी चीन का रोल देखते हैं। जब भी भारत कोशिश करता है कि उसको वीटो पावर मिले तो चीन उसमें दखल देता है। लेकिन जिस तरह से अभी PM मोदी का पॉडकास्ट आया, उसमें उन्होंने चीन और भारत के संबंध के बारे में बताया। फिर ग्लोबल टाइम्स जो चीन का अखबार है और चीन की जो सलाहकार हैं इस वक्त की, प्रवक्ता सलाहकार हैं, उन्होंने भी PM मोदी की तारीफ़ की। तो क्या ऐसा लग रहा है कि क्या UNSC में भारत को वीटो पावर मिल सकती है? क्या चाइना दखल देगा या नहीं देगा? देखिए, भारत की सदस्यता तो होनी चाहिए वहाँ पे। अभी सभी कहते हैं, वो इनको आप छोड़ दीजिए, किशोर महबूबानी, जेफरी सैक्स, जितने भी विद्वान लोग हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, सब ये कहते हैं भारत का जो वजन है अब काफ़ी बढ़ चुका है। बट चीन आसानी से हमको वहाँ क्या आने देगा, मेरे को तो नहीं लगता है। वो तो हर कोशिश करेगा कि ना आए। देखिए, चीन के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री we have the world's number 1 economy in PPP terms, चीन जो सबसे अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर, and number 3 economy in India. They are growing in close proximity, नज़दीक हैं, और दोनों बढ़ रहे हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, हकीकत ये है। पहले अगर आप इतिहास में जाएं, from the year 1 to 1820, चीन and India was still number 1 and 2, but Himalayas थे. Himalayas separated us. Now these Himalayas have been breached by technology. अभी जो Himalayas are no longer a barrier. और एक बफर होता था टिबेट, वो भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है our geostrategic trajectories will clash. ये हकीकत है, उनमें टकराव होगा। अब ये टकराव है जो है
इसको शांतिपूर्ण कैसा रखा जाए, हाउ डू वी कीप दिस क्लैश पीसफुल, देर इज ओनली वन वे, डेटरेंस। उम्मीद पे नहीं, डेटरेंस। आप ऐसी शक्ति रखें, सैन्य, टेक्नोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक, कि अगर मैं चीन हूँ और मैं चाहूँ भी तो मेरे को सिग्नल मिले भाई मत करो, नुकसान होगा। अगर मैं देखूँ आपकी तरफ और मेरे को कमज़ोरियाँ नज़र आएँ तो मैं कुछ कर, कभी गलवान करूँगा, कभी कुछ करूँगा। तो भाई हम उनकी मेहरबानी पे क्यों जिए? वाई शुड वी नॉट से दैट हम बिल्कुल आपसे झगड़ा नहीं चाहते, हम क्यों चाहेंगे झगड़ा आपके साथ? आप भी शांतिपूर्ण तरीके से और हम भी शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विकास हो, बेहतरी हो हमारे लोगों की। बट क्लैश जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक ही तरीका है, डेटरेंस। 1962 में भी तो हमारी यही सोच थी, हिंदी चीनी भाई भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ झगड़ा किया जाए, जस्ट इन्वेस्ट इन डेटरेंस। अच्छा, लोग कहते हैं साहब डेटरेंस के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल, डेटरेंस इज कॉस्टली बट वॉर्स आर कॉस्टलियर। डोंट बिलीव मी, आस्क द यूक्रेनियंस। जी जी जी, दिख रहा है, वो उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल अच्छी, वो सही बात कह रहे हैं कि भाई चीन के साथ हम झगड़ा नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम क्यों चाहेंगे। बट हमको ये देखना है कि ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं, ये जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, इसको शांतिपूर्ण कैसे रखा जाए। एंड द बेस्ट वे टू कीप इट पीसफुल इज़ थ्रू डेटरेंस। उसमें कुछ खास नहीं, हमको कुछ टेक्नोलॉजीज़ पे इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा रक्षा खर्च बढ़ाना है। चीन इज़ ऑल्सो नॉट एन इरेशनल पावर। जब तक वो ये ना देखे कि साहब इनमें बड़ी कमज़ोरी हैं, वो क्यों करेगा। बट अगर वो कमज़ोरी देखेगा तो वो करेगा। ये खेल तो बंद होंगे नहीं, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, ये तो हकीकत हैं। तो हमको इससे झुलझना पड़ेगा। बात वही है, वसुदेव कुटुंबकम की सोच अच्छी सोच है, बट वास्तविकता तो विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद आपको समझाते हैं, द वर्ल्ड इज अ जिम्नेजियम। सो इन दैट जिम्नेजियम वी हैव टू बी पावरफुल, और जहाँ जिम्नेजियम से बाहर निकले वी मस्ट डू ऑल गुड थिंग्स। बट अगर हम चाहें कि भाई हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे, हम अपनी सेनाओं पे खर्च नहीं करेंगे और फिर भी शांति बनी रहेगी, तो ये शायद भूल हो, भोलापन हो। इसको तो हम आजमा चुके हैं 62 में। और तो मेरा ये मानना है, डेटरेंस इज द बेस्ट वे टू एंश्योर पीस। सर निवारण, नॉट वॉर फाइटिंग, निवारण। सर हम कहीं ना कहीं चाइना की बात कर रहे हैं, तो अभी फिलीपींस का एक ऑफर आया हुआ है भारत को स्क्वाड में शामिल होने का। तो क्या ये मिलिट्री गठबंधन होगा, तो क्या भारत को इसमें शामिल हो जाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है, क्या भारत को इसमें स्क्वाड में शामिल होना चाहिए? तो ये जो क्वाड है ना, जी, जैसे कहते हैं ना, शैतान जो है विवरण में है, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो क्वाड की जो शुरुआत हुई थी, इट वाज एज अ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, जो इनिशियली बातचीत हुई। फिर उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, केविन रड साहब थे ऑस्ट्रेलिया के, वो निकल गए, पीछे हट गए कि भाई चीन को हम क्यों नाराज़ करें। चीन बोलने लगा भाई एशियन नेटो। तो लोगों की सोच ये हुई कि भाई इतनी बातचीत ना की जाए, क्वाड को सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट के जरिए कोई चीन नाराज़ होता है। मेरा ये मानना है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ फोर्स फॉर पब्लिक गुड। तो क्वाड में जो बाकी चीज़ें हैं, वैक्सीन्स, टेक्नोलॉजीज़, बाकी जो कॉपरेशन आप करें, क्वाड इज़ व्हाट, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए, बाकी चीज़ें आप करें। बट वाई कैन इट नॉट बी एन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटरेंस सिग्नलिंग, निवारण? चीन भी तो करता है, चीन J-35 नहीं दे रहा है। तो इसको छत पे खड़े होके बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट क्वाइटली इट शुड बिकम अ डेटरेंस सिग्नलिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, एक्सरसाइजेस की, बल्कि हो भी रही हैं, बट हम कहते नहीं हैं। बट अल्टीमेटली अगर चीन ये कर सकता है, सब एलाइज करते हैं ये, तो स्क्वाड जो आप कह रहे हैं, अगर इसमें साउथ कोरिया भी शामिल हो जाए, देखिए क्या है, साउथ कोरिया और जापान इज डेटरिंग चाइना। सबसे पहले ताइवान पे टेस्ट होगा, फिर साउथ कोरिया और जापान और भारत इस तरफ है। तो हम चारों ये कह रहे हैं चीन को, भाई हम कुछ नहीं करेंगे, बट अगर आपने हम पे कुछ किया तो क्या, इज इट नॉट अ राइट टू क्रिएट सेल्फ डिफेंस? सो क्वाड इज नॉट एन एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट, बट इट इज़ अ डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटरेंस सिग्नलिंग। क्यों ना हो, सब करते हैं। आजकल राष्ट्रीय सुरक्षा की जो समस्याएं हैं इतनी गंभीर है। अरे
अमेरिका अपने बूते पे नहीं कर पा रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि साहब हम आपको नहीं दे सकते, आपने आप पे इन्वेस्ट करना है। अगर विश्व भर में लोग अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं, उससे वॉर फाइटिंग नहीं होगी, डेटरेंस बढ़ेगी। सो इतना खर्च बढ़ाएं कि डेटर करने के लिए हम चीन पे कभी या किसी पे हम आक्रमण तो करेंगे नहीं, बट वाई कैन वी नॉट हैव sophisticated instruments of deterrence, maritime domain awareness, in space, बड़ी चीज़ों में कोऑपरेशन हो सकता है, शॉर्ट ऑफ लाइव मिलिट्री स्टफ। जैसे आप देखें अब अगर ये फाइव आइज़ में कुछ फूट आई जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, तो वाई कैन वी नॉट प्रपोज टू यूएसए कि भाई हमको आप दे स्पेस की टेक्नोलॉजी, इंट की टेक्नोलॉजी, ताकि उसका हम इस्तेमाल कर सकें। अगर बाकी नहीं, आप उनको नहीं देना चाहते तो हमको दें। तो मेरा ये मानना है दैट ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, स्क्वाड वगैरह, वी मस्ट revisit them in terms of deterrence signaling, not war fighting. They are two separate things. और चीन को हम आश्वासन दे सकते हैं, दिस इज deterrence signaling, जैसे आप करते हैं J-35, बांग्लादेश, तो एवरीबडी डज इट। इसमें शर्माने की क्या बात है? और स्पेशली इसलिए जब जुल्म कोई करता है तो शर्माए, हम क्यों शर्माए जाएं? जुल्म तो वो लोग कर रहे हैं। सो ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स दे कैन बी, और मेरे ख्याल से ऑफ द कैमरा ग्लेयर हो रहा होगा ये, बट बोलेंगे नहीं लोग, क्यों बोलें? बट ये ज़रूर है कि जैसे चीन करता है, यूएसए करता है, हमको भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत विशेष चर्चा की और आपने हमारे दर्शकों का ज्ञान भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जियोपॉलिटिक्स के तौर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपका आयुष, आपने याद किया, मेरे को बुलाया। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना कि क्या कुछ यहाँ सर ने कहा, आगे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में बदलाव होंगे। तो देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।